इस दौर में केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग, प्लांट में केमिकल की वजह से हुआ विस्फोट, बड़ी मुश्किल के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया था। मध्य प्रदेश के सागर में खाद की बोतल बांटने के दौरान महिला तहसीलदार द्वारा गुस्सा, किसानों पर हाथ चला की महिला अधिकारी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के वृंदावन में कथावाचक नरेंद्र शाही ने प्रेमानंद महाराज की कथा, प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जान। यूपी के मथुरा में जिला कलाकार दिवाली की तैयारी में जुटे, बंदी मोमबत्ती उमा। Hello, good evening. Good evening, ma'am. Listening your Good voice, evening. Anjali Good madam. evening. Good evening, ma'am. Anjali madam, I'm not getting your voice. Good evening, ma'am. आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। अंजलि की आवाज नहीं आ रही ना। I am हेलो meeting her voice. हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अंजलि कहाँ है? मैम हम विक्रांत सिंह हैं। हेलो। अच्छा। हाँ जी हाँ, विक्रांत ठीक। जी हम्म। मैम। अच्छा, वो कहाँ है अंजलि? तो वो कर रही है ना। जी मैम, हाँ अंजलि मैम कर रही हैं अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। जी तो विक्रांत क्या है आप? जी मैम, हमारा जो है यही अंजलि मैम जो है मतलब वो काउंसलिंग करती हैं हमारी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा, आपकी काउंसलिंग करती हैं? जी चलिए ठीक है विक्रांत, बहुत अच्छा। ओके। हम्म। Anjali ma'am, I think you are on mute. Please check. We are not able to hear you. अंजलि को कोई फोन करके बता दे। Okay मैम, मैं कॉल कर देती हूँ उनको। ठीक। सुन Yes, पा ma'am. रहे हैं नहीं? Yes, ma'am. अंजलि की आवाज, अंजलि की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही। जी मैम, नहीं सुनाई दे रही उनकी आवाज। हम्म। जी नहीं गई नहीं वो। विक्रांत, आपको चोट लग गई हाथ में? जी मैम, हाँ चोट लगी। अच्छा। जी गिर गए थे क्या? यस मैम, गिर गए। हम्म।
और मैम आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ हेलो हेलो, जी। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। आप मुझे कौन है? यस, हम मैम, आई एम विक्रांत सिंह मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। ओके, विक्रांत। अच्छा, किरण मैम, हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, डॉक्टर मंजू डॉक्टर। गुप्ता। हाँ, हाँ जी, अच्छा। तो अच्छा। ये डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव किसी और का नाम आ रहा है क्या? आप, हाँ, अच्छा, आप डॉक्टर मंजू। Yeah. जी 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 मैं डॉक्टर। अब आ रही है जी मेरी जी। आवाज? हाँ, आ यस रही है? मैम, अब डॉक्टर कुमुद मैम Yes, की अब ma'am. आवाज आई। आवाज आई? Yes, ma'am. यस हाँ, अब आई, अब आई। थैंक यू। यस। थैंक यू गॉडफादर। सो वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। देन आपने अब पेशेंस रखा, किरण मैम ने और कुमु जी ने, प्रोफेसर रामजी लाल ने, और जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना पेशेंस रखा। तो अभी हम आप सभी का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी कि सभी मेरे नाम से जानते हैं, और मैं नूर मंजिल में हूँ और 33 इयर्स मेरे हो गए हैं यहाँ पर जॉब करते करते, और लगभग 40,000 पेशेंट्स मैंने अपनी लाइफ टाइम में देखे होंगे, जिसमें कि अराउंड 10,000 के आसपास रिलेशनशिप के केसेस देखे हैं। तो मैं एज ए रिलेशनशिप कोच भी हूँ और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट RCI भी हूँ, और साथ ही साथ टेररिस्ट। तो मैं सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट जो हैं, जो बहुत हमारे कहेंगे कि दे आर डिग्निटरीज, दे आर रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज एंड दे हैव टेकन देयर टाइम, जो कि उन्होंने अपना स्पेशल टाइम यहाँ के आज की मेंटल हेल्थ को डिस्कस करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर रामजी लाल का स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर रामजी लाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम। और इस थैंक यू, थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आप म्यूट कर लें, जो भी अनम्यूट किए हुए हैं प्लीज म्यूट कर लें इसको। तो प्रोफेसर रामजीलाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉरवर्ड डीन, EVS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, and Professor Ramji Lal is a distinguished academician and visionary activist who has served as the HOD and Dean at Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur. With decades of excellence in higher education, he has made invaluable contribution to the teaching, research, and institutional development. He has guided numerous scholars, fostering a culture of critical inquiry and ethical learnings and human values. And also, he developed the community health psychology field, where he has been the president of the community health psychology. And always been he is like a motivational and motivator. His deep sense of insight into education, psychology, and relationship as a holistic approach, he is using, and he's also continuing to inspire us as a student. तो रामजीलाल, आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्लेटफॉर्म में हैं। प्लीज जिन्होंने म्यूट नहीं किया हुआ है बैकग्राउंड में, म्यूट कर लें प्लीज। मेरी टीवी खुली हुई है। ये कौन है? न्यूज कोई सुन रहा है पीछे से? प्लीज न्यूज ना सुने। Yes, thank you for cooperation. And Dr. Kumar Srivastava ji is a renowned psychologist with qualifications in PhD and DH. He has served as a counselor in several reputed institutions across Varanasi, Bhopal, Delhi, Mumbai, and Patna. She is also one of the facilitators, resource person, and telecounselor for CBSC students and teaching and trainings, conducting an impactful workshop for teachers, students, and parents on emotional intelligence, communication, and stress management. Her compassionate approach and deep understanding of educational psychology make her an inspiration to all who work for emotional well-being in society and फॉर स्कूल्स। सो वेलकम कुमुद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के पैनल डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं स्वागत करती हूँ मिसेस किरण यादव जी, जो हमारी DIG यानी अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, तो रिटायर्ड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG लखनऊ पुलिस।
आपका बहुत बहुत हमारे इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। थैंक आपके यू बारे में बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप शी इज अ रिटायर्ड डीआईजी फ्रॉम लखनऊ पुलिस, नोन फॉर हर डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड ह्यूमैनिटी इन सर्विस। Throughout her career, she has worked passionately for women's safety, community welfare, and mental resilience in law enforcement. Her ability to combine firmness with empathy and authority with understanding has earned wide respect, and her contribution to inspire young officers and citizens through her example of ethical leaderships and the emotional strength. So, ma'am, आपका स्वागत है बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस पैनल डिस्कशन में। अंजलि थैंक यू सो मच। आपको सलाम मेरा। और last, yes, ma'am. Last and the least, I would like to welcome to Mrs. Soumya Pandey, Assistant Commissioner of Police, ACP Lucknow, Anti-Terror Squad, Women and Child Security and Organization. And Mrs. Soumya Pandey serves as an ACP in Lucknow Police, presently with the Anti-Terror Squad 8 years. She has been actively associated with the Women and Child Security Organization, contributing to programs that promote safety, empowerment, and justice for women and children. And she also served in key cities including Jhansi, Ayodhya, Jaunpur, and Lucknow, gaining which her courage, leadership, and compassionate attitude, making her a symbol of modern policing, strong, sensitive, and socially awareness. So, मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप आज हमारे इस प्लेटफॉर्म में आए। बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। So, just a minute. तो मैम आज का हमारा जो शुरुआत है वो मेंटल हेल्थ पे है। जैसा कि इस बार की 2025 की जो मेंटल हेल्थ थीम रही है वो बेसिकली रही है एक्सेस टू सर्विसेज। एंड जो आजकल की जो कैलेमिटीज हैं, कैलेमिटीज बेस्ड कैसे हम मेंटल हेल्थ को बना सकते हैं। कैलेमिटीज पे जब हमारे आज के कहीं आगजनी है, कहीं बाढ़ है, तो कहीं कुछ किसी प्रकार के अर्थक्वेक्स हैं या लैंड स्लाइडिंग है, यानी कि लैंड्स जो हमारे वो गिरते हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट ने इस थीम को रखा है। लेकिन हम इसके साथ साथ हमारा जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे लिए एक ट्रेजेडी का काम करते हैं या एक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो है हमारा रिलेशनशिप। Ma'am, just one minute. Somebody's. Yes. So let me have a question first of all. तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैं सबसे पहले सौम्या जी से पूछना चाहूंगी। सौम्या जी, आप सबसे पहले मैं आपकी जो कार्य प्रणाली है वो आपकी टेरर स्क्वाड के बारे में सभी हमारे श्रोतागण जानना चाहेंगे। किस प्रकार का आपका कार्य है और अनिश्चित हालातों के लिए आप कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अधिकारियों के साथ, उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ। तो आप अपने इस कार्यप्रणाली के बारे में और अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप जरूर आप बताएंगे कि क्या और कैसे आप का कार्य रहता है। Thank you, ma'am, for your gracious introduction. Just मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। आ रही। Thank you very much, ma'am. आपने बहुत glorified परिचय दिया। तो I'm still a kid before you. आप मेरी टीचर भी हैं, आपके अंडर मैंने इंटर्नशिप की है। तो thank you for the introduction. Just a minor correction. मैं currently लखनऊ कमिश्नरेट में हूँ as a ACP. I'm looking after women and child organization. Women crime 112, social media, and other duties that are to be assigned to me. तो आपका जो क्वेश्चन था मैम कि जो हमारी चैलेंजिंग बेसिकली राइट नाउ आई एम नॉट इन ATS बट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ATS. आई वर्क विद ATS फॉर 2 years. तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि मैं दरअसल एक ऑफिस की कॉल आ रही थी तो मैं एक बार से क्लियर कर दूं. यू वांटेड टू आस्क कि हमारा ऑलरेडी चैलेंजिंग जॉब है जिसमें हमें एक नॉर्मल लाइफ स्ट्रेस के अलावा प्रोफेशन जनरेटेड स्ट्रेस बहुत सारा रहता है. तो हाउ वी कोप अप विद दैट? Is this was the question
हाँ, तो आपका क्या किस प्रकार का आपका कार्य प्रणाली है, क्या करते हैं आप अपने फील्ड में? देखिए मैम, पुलिस के साथ ये है कि पुलिस के पास कोई खुश होके तो आता नहीं है। जो भी व्यक्ति आता है वो नेगेटिव इमोशंस के साथ भरा हुआ पाइल्ड अप आता है। उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और जब वो पुलिस के पास आ रहा होता है तब वो जो उसका जो प्रेशर होता है प्रॉब्लम का, वो बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पर होता है, तब वो पुलिस के पास पहुंचता है। अदरवाइज आई एम इन पुलिस बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू से दिस कि प्रॉब्लम आते ही फर्स्ट नहीं होता है कि पहले कोई प्रॉब्लम आई तो हम पुलिस के पास जाएं। अभी भी लोग जब एकदम अंत समय पर आ जाते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर जब हो जाता है, तब वो पुलिस के पास आते हैं। तो हमारे पास वो सारी समस्याएं तो होती ही हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, जो सामान्य नागरिक के पास और सामान्य इंसान के पास होती हैं, जो आपकी रोजमर्रा की दिक्कतें हैं। ट्रैफिक की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, घर में कोई तमाम समस्याएं हो सकती हैं, मेड की दिक्कत है, या घर परिवार में कोई समस्याएं होती हैं। लेकिन इन सब समस्याओं से जब हम अलग हटके ऑफिस जाते हैं तो और बड़ी समस्याएं हमारे पास आ जाती हैं। वो सारे समस्याग्रस्त लोग ही आते हैं हमारे पास। लेकिन जब भी हम नौकरी में आते हैं तो ये कॉन्शियस डिसीजन होता है। नौकरी हम इसलिए नहीं ज्वाइन करते कि एक दिन हम सो के उठे और बस वर्दी पहन ली और निकल लिए। हम एक मेहनत करते हैं, और मेहनत जब कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये ऑप्शंस हैं जिनमें हम जा सकते हैं। फिर हमारा सिलेक्शन होता है, फिर हम ट्रेनिंग करते हैं, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, और जो ट्रेनिंग होती है पुलिस की, वहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि ये जो फिजिकली चैलेंजिंग ट्रेनिंग होती है पुलिस की, और वो सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि मेंटल स्ट्रेस तो आप धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन मेंटल स्ट्रेस के कारण जो फिजिकल स्ट्रेस होता है वो फिजिकली ना हो आपको, इसलिए आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाता है। तो मैं सबसे पहले इस बात से शुरू करूंगी कि हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस। यू हैव टू बी फिजिकली फिट। दिस इज द वन बेसिक कंडीशन। आपको फिजिकली स्ट्रांग होना होगा, और फिट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपके 6 पैक एब्स हों और आपके बाइसेप्स हों और आपके ट्राइसेप्स हों। फिजिकली फिट का मतलब ये है कि आप अगर 3 किलोमीटर की रनिंग नॉर्मल स्पीड पे, बहुत धीमे स्पीड पे दौड़िए, आप 1 घंटे में 3 किलोमीटर दौड़िए, बट यू जॉग। हाँ, आप लाइट जॉग आपको किसी दिन भी करने को कहा जाए तो आप कर सकते हैं। आप 20 मंजिल चढ़ सकते हैं धीरे धीरे, कोई रनिंग नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो बेसिक फिटनेस आपकी ज़रूरी है, और हम लोग इस पे काम भी करते हैं। तो जो सबसे पहला पुलिस में जो तरीका होता है कि आपको फिजिकली ठीक रहना चाहिए, आपका डाइट ठीक होना चाहिए, खाना पीना ठीक होना चाहिए, जो अक्सर नहीं हो पाता है। ये भी एक सैड ट्रुथ है पुलिस में, क्योंकि जो लोग हमारे पास समस्या लेके आते हैं उनको नहीं दिखता है कि ये 2 बज रहा है और ये 3 बज रहा है, शायद इस व्यक्ति के खाने का समय हो, क्योंकि वो भी परेशान होकर आ रहा होता है। तो हम सुनते हैं कि ठीक है, आप बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको सिखाया जाता है कि आप फिजिकली ठीक रहें। अगर आप फिजिकली ठीक हैं तो आप अपनी मेंटल वेलबींग पर काम कर सकते हैं। दूसरा, जो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम पुलिस में आ रहे हैं, और पुलिस में चैलेंज तो है, बट अगर हम किसी की मदद करते हैं और तात्कालिक मदद करते हैं, मतलब देन एंड देयर, उसी समय उस व्यक्ति को हम राहत पहुंचा सकते हैं। वो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उधर से, वो हमारी मेंटल वेलबींग के लिए, वो हमारी मेंटल वेलबींग के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और जब हम सामने देखते हैं कि हाँ, अगर मेरे पास दिन में 10-15 कंप्लेंट्स आई और मैंने 2 या 3 भी सॉर्ट कर दी और तात्कालिक रूप से मदद दे दी, तो वो हमें अगले दिन के लिए मोटिवेट करता है कि अगले दिन हम वापस उतनी ही कॉन्फिडेंस से, उतनी ही पॉजिटिविटी से और उतने ही डेडिकेशन से अपने काम के लिए फिर से तैयार होंगे। जहाँ तक रही एटीएस की बात, तो डेफिनेटली एटीएस में चूंकि जो स्टेक्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, जो मैटर्स होते हैं वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की इम्पोर्टेंस के होते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। लेकिन प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। यस मैम, कंटिन्यू प्लीज। लेकिन एटीएस में जिस तरह के लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, जो एक्यूज होते हैं, बेसिकली हमें एक दूसरा ही साइकी पढ़ने को मिलती है, जो सामान्य तौर पे सामान्य पुलिसिंग में हमें नहीं मिलती। कि कोई व्यक्ति रेडिकली कैसे किसी आइडिया पर इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है कि वो पर्सनल
एक होता है पर्सनल ऑफेंस, कि मैंने आपको कुछ बोला, आपने मुझे कुछ बोला, हम लोग ने एक दूसरे को झापड़ मार दिया या एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया, या आपको ईश्वर न करे मतलब मान लीजिए एक दूसरे को गोली मार दी, झगड़ा हो गया, दिस इज पर्सनल ऑफेंस। बट आप किसी आइडियोलॉजी से इतने इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाए कि आप किसी अननोन पर्सन को उस आइडियोलॉजी के नाम पर हर्ट करने की कोशिश करें, तो वो अपने आप में एक अलग मेंटल प्रॉब्लम है। तो वो जो एक्सपोजर है, वो आपका जो समझ है कि मेंटली कोई व्यक्ति अपने जो सामाजिक अभाव हैं या अपने भावनात्मक अभाव हैं या कभी कभी आर्थिक अभाव होते हैं, उन सब का परिणाम कैसे किसी मेंटल इलनेस की तरफ उसे ले जाता है। तो ये सारे एक्सपोजर थे जो हमें एटीएस में मिले। बाकी डे टू डे वर्किंग में हमारे पास सब तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े आते हैं, बाप बेटे के झगड़े आते हैं, बुजुर्गों की प्रॉब्लम्स आती हैं, लव अफेयर्स के मामले आते हैं। तो ये सारे मामले बेसिकली हमको तनाव देते भी हैं, और उस तनाव से लड़ने के लिए जो समय दर समय हमारे अंदर कैपेबिलिटी डेवलप होती है, उसके लिए भी हमें ट्रेंड करते हैं। तो ये नौकरी ऐसी है कि तनाव देती भी है और तनाव से लड़ने के लिए आपको ट्रेनिंग भी देती है, और वो पर डे देती है, पर आवर देती है, पर मिनट देती है। तो आई विल कंक्लूड दिस थिंग सो दैट यू कैन प्लीज मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू सौम्या जी, थैंक यू। और अब इसके बाद हम चलेंगे प्रोफेसर रामजी लाल सर के पास। हम एक एक क्वेश्चन सभी हमारे जितने स्पीकर्स हैं, एक राउंड, फिर दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, ऐसे करके हम राउंड पे चलते हैं। तो प्रोफेसर रामजी लाल सर से हम बात करते हैं कि रामजी लाल सर, सर सब वंस अगेन वेलकम सर। आपके 35 वर्षीय, हाँ, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अपने कार्य क्षेत्र में, और आपने पति पत्नी के बीच के रिश्तों को बिगड़ते हुए भी देखा है, उनके गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जो कारण है छुपे होते हैं, उनके बारे में अभी जो सौम्या जी ने कहा कि हम जो है लड़ाई झगड़े वाले भी, रिलेशनशिप वाले भी केस देखते हैं, उनकी बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के रिलेशनशिप जो है उन उनमें क्राइम की भावनाएं कैसे पनप जाती हैं, उनकी क्या मानसिकता जो है उनको उस ओर ले जाती है, उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, अगर पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं या आपसी झगड़े हैं रिश्तों में, तो किस प्रकार से आप सर बताना चाहेंगे? थैंक यू मैडम। यह आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं। और वो प्रॉब्लम तो इस कदर बढ़ गई है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा परिवार हो, चाहे बहुत हाईली एजुकेटेड हो। ये प्रॉब्लम जो हैं वो एक तरह से यूनिवर्सल होती जा रही हैं, और उसके पीछे कई कारण हैं। जी, पहला कारण तो मुख्य है कि हम अपने जो संस्कार हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसमें इतना डिटोरेशन हुआ है कि जिसके नाते जो आपसी संबंध जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और खास तौर से फैमिली में मान मैरिज है, उसमें दो पक्ष हैं, एक कन्या पक्ष है, एक वर पक्ष है, तो दोनों की अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशन हो जा रही हैं। अब जो कन्या पक्ष का है, वो लड़की जब आती है घर में तो वो समझती है कि हम तो डाउरी लेकर के आए हैं, तो हमारा दूसरा स्टेटस होना चाहिए। और जो वर पक्ष के उसकी जो सास है, उसका अपना अलग एक्सपेक्टेशन है, उसका अलग भी। तो ये दो के बीच में कुछ तहसील हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, और वह कॉन्फ्लिक्ट होते होते दोनों में एक सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है, और लास्ट में जाकर के डाइवोर्स केसेस आ जा रहे हैं। आप देखिए कि फैमिली कोर्ट्स में जिस तरह के सेपरेशन के, डाइवोर्स के केसेस लगे हुए हैं, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि हमने अपने जो लो क्लास था, जो हम लोग सोचते थे कि परिवार है, आप खुद सोचिए कि जो भी प्रोमिसेस दिए जाते हैं वो अपने शादी के समय,
वो सभी प्रोमिसेस बिल्कुल डिटोरेट हो गए हैं। कहीं उस तरह का वो कोई अनुपालन नहीं है, कहीं उसका तो ये सब मेन काजेज हैं लोगों के बीच में। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मैं यह मानता हूं कि ये पति और पत्नी के बीच में बिखराव का एक कारण यह है कि दोनों के बीच में जो पहले थोड़ी दूरी होती थी वो दूरी धीरे धीरे खत्म हो गई है। और इस डबल बेड कल्चर ने एक डिस्टेंस को खत्म कर दिया है। और डिस्टेंस के न होने से जैसे कहा जाता है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो आधिपत्य से अनादर उत्पन्न होता है। तो वह सम्मान की भावना भी धीरे धीरे दोनों लोगों में कम होती जा रही है। इसके नाते ये बिखराव हो रहे हैं। तो फैमिली में जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है, ये मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और क्योंकि लड़की जो आ रही है घर में, उसके अपने अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। यहाँ आने पर उसके एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, उसके हस्बैंड की अपनी अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वो सबको वो दूर कर पाना उसके लिए कठिन भी होता है, जिसके नाते वो बिखराव हो रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं। और अब तो हालत ये हो गई है कि बहुत कम परिवार ऐसे मिलेंगे जहाँ एक हार्मनी है, जहाँ एक लोगों में बड़ी एक मधुरता है। अदरवाइज छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव पैदा हो रहे हैं, एडजस्टमेंट बिगड़ रहा है। और मैरिटल मॉल एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। खास तौर से आप देखिए कि जो ऐसे जो हस्बैंड हैं जो ड्रिंक करने वाले हैं, उनका बिहेवियर बहुत एडवर्स है। इसके अलावा जो हम ये पाते हैं कि अब बहुत प्रताड़ित हो रही हैं, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो कुछ सामाजिक भय के नाते, कुछ सामाजिक लोक लाज के नाते वो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर पाती हैं, नहीं जा पाती हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसके नाते परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी मैडम। जी, तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारी नहीं मैच खाती हैं, या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मीट नहीं हो पाती हैं। एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट की फीलिंग नहीं रहती है। और साथ ही बिल्कुल। साथ जो है यस, और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स के और भी सारे कई कारण जिस प्रकार से आपने बताए, तो उसी को आगे लेकर के हम अभी आते हैं किरण मैम से। मैम आपका, किरण मैम आपका फिर से स्वागत करते हैं और आपके पास आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। इस क्वेश्चन का तो जवाब देना ही देना है, और इसके साथ साथ हम आपसे, आपने कानून व्यवस्था में लंबे समय तक नेतृत्व किया है, समाज की सुरक्षा और सामूहिक मानसिक शांति के बीच आप किस तरह का संबंध देखती आई हैं? जी अच्छा, पुलिस मुझसे पूछ रही है ना? जी जी जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो और थोड़ा सा कंप्लीट कर रही हूँ कि जी आपका महिला को लेकर समाज की उनकी सुरक्षा और सामूहिक मानसिक शांति के बीच किस तरह के संबंध को आप देखती आई हैं? और साथ ही साथ जैसा कि प्रोफेसर रामजी लाल सर ने बोला, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपका कानूनी व्यवस्था, सामाजिक स्थिति और पारिवारिक स्थितियां, जहाँ की पति पत्नी के बीच के झगड़े, तीनों की व्यवस्थाओं जी जी जी, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि अभी मैरिटल रिलेशन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। तो पहले लड़कियां उतना बाहर नहीं जाती थी, उतना पढ़ती नहीं थी। अभी एजुकेशन अच्छी हो गई है और सभी जो है वो इकोनॉमिकली स्वतंत्र होना चाहती हैं और सर्विसेज में भी हैं, बहुत जॉब भी कर रही हैं। तो इससे उनका सोसाइटी में वो बाहर जा रही हैं और भी हैं बहुत सारे। हम टेक्निकल बहुत सारी चीजें हो गई हैं और लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो और जो पारिवारिक दबाव है वो भी कम हो रहा है क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं। इस वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और जब वो बाहर जाते हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो उनके डिग्निटी को प्रभावित करते हैं।
तो जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो बहुत लोग जो है पुलिस के पास तक नहीं जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन हम लोग पुलिस में जो पुलिस में थे तो जो भी केसेस आते थे वो देखते थे कि वो अभी भी महिलाओं का वो सम्मान नहीं है, और उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी गरिमा है, उसको तोड़ने में जरा जरा भी देर नहीं है। वैसे थोड़ा उनको भी ख्याल रखना चाहिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए खुद को, और थोड़ा बचा के भी रहना है। वैसे बाहर जाते हैं तो थोड़ी दुनिया देखते हैं, तो लड़कियां पहले दुनिया इतनी देखी नहीं होती हैं, तो वो जो घर का प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, वो कम हो जाता है। तो वो ज्यादा बाहर वो प्रेशर कम होने से वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पाती, और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट, और अब तो लिविंग रिलेशन में भी रहते हैं या शादी जो पसंद करें उनसे करते हैं, लेकिन उम्मीदें ज्यादा होने की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो अब उसी हिसाब से जैसे कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको पुलिस के पास जाने के लिए तमाम अ, इस तरह से जैसे कि 1090 है, 112 है, इस टाइप के जो कॉल सेंटर बन गए हैं कि वो आप बात कह भी दीजिए और आपका एक्सपोजर भी सोसाइटी में नहीं होगा कि ये बात किसने कही और कैसे कही। तो ये सब चीजें पुलिस उनकी हेल्प इस तरीके से भी कर रही है। और इसके अलावा परिवार परामर्श केंद्र है जो जिले में है, वहाँ उनको बहुत गहनता से सुनने के लिए महिला पुलिस अधिकारी भी लगी रहती हैं, जो जो ज्यादा वो अपनी बात कहने में भी सहज होते हैं और उनकी बात को समझ भी पाते हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सुलझाने का पुलिस प्रयास करता है। वैसे सोसाइटी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मेरा तो यही मानना है, और जब अगर इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे तो निश्चित तौर पे सोसाइटी में एक बहुत अच्छा हार्मनी बनी रहेगी। जी मैम। तो मैम, जैसा कि आपने अपने वक्तव्यों में ये बताया कि फ्रीडम जो है घर पे रह करके वो फ्रीडम नहीं मिल पाती है, और जब वो बाहर निकलती हैं तो फ्रीडम मिलती है। तो अपनी हम्म, जो बाउंड्री होती है को उस बाउंड्री में नहीं रह पाती हैं। थोड़ा विचलन हो जाता है, मतलब जी। अब बाहर निकले हैं तो वो उतना समझ नहीं पाती, क्योंकि लड़कियां जो घर में रहती हैं और घर के माहौल में रहती हैं और उनका जो प्रेशर रहता है उससे जब वो बाहर निकलती हैं और आर्थिक तौर पे स्वतंत्र भी हो जाती हैं तो उनकी सोच भी थोड़ा स्वतंत्र हो जाती है। वो परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है या ये इस तरीके से कि उनको परिवार क्या सोचेगा, थोड़ा उससे बाहर निकल जाती हैं, इसलिए कहीं कहीं इस तरीके की बातें होती हैं। जी। लेकिन स्वतंत्र है, आर्थिक तौर पे स्वतंत्र हो रही हैं, पढ़ रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो पॉजिटिविटी भी बहुत है कि बहुत है। आज की महिलाएं पुरुषों के बराबर, जैसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र जैसे कहेंगे, या यूं स्वतंत्र, कहेंगे हाँ। कि स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट जीने का बिल्कुल उन्हें अधिकार जैसे प्राप्त हुआ है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो उनके लिए बहुत अच्छी सेल्फ रेस्पेक्ट उनका बढ़ाता है, और उनकी विल पावर को भी बढ़ाता है, और विल पावर को भी बढ़ाता है। उनकी सुरक्षा के लिए भी वो अपनी मदद कर पाती हैं। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा राइट है, क्योंकि कहीं भी महिलाओं को उनको आर्थिक तरीके से कहीं कानून में भी राइट्स नहीं है। इसके लिए बहुत कानून चेंज हो रहे हैं, और तो कानून चेंज हो, इससे तो अच्छा है लड़कियां पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हों। और थोड़ा बहुत अगर इस तरीके से प्रॉब्लम हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि सोसाइटी पूरी इस वजह से बिगड़ रही है। लेकिन आप एक महिलाओं के जो एक सबसे उपेक्षित वर्ग था, जी। वो एक स्टैंड कर रहा है सोसाइटी में। तो बहुत ही पॉजिटिवली आपने उस बात को रखा कि रिश्ते हमारे सुदृढ़ होते हैं अगर हमारे अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और सेंस ऑफ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि मैन इज मेड फॉर मार्स, वुमेन इज मेड फॉर वीनस। तो अगर हम्म, एक महिला अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है तो बहुत बेहतर तरीके से सामंजस्य सामंजस्य बना हाँ, सोसाइटी का विकास ही सोसाइटी होगा, बिल्कुल। जी सर बना सकते हैं। तो हम्म। बहुत अच्छा है, हम आगे चलते हैं कुमुद जी के पास। फिर से कुमुद जी, आपका स्वागत है हमारे आज के इस पैनल डिस्कशन में। और आपसे ये प्रश्न है कि आपकी कुशलता स्कूल काउंसलिंग में गत वर्षों से रही है, और
कहते हैं स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही आकर के युवा बनते हैं, नागरिक बनते हैं, और वही एक रिलेशनशिप के रूप में उनका एक वो पड़ाव आता है। तो आपने अपने कार्यकाल के विद्यार्थियों में कौन सी संवेगात्मक और व्यवहारिक चुनौतियां सबसे अधिक देखी है, जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रही हैं, और उनका समाधान किस प्रकार से आपने करते हुए किया है और क्या पाया है? म्यूट, प्लीज रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। कौन है जो म्यूट नहीं कर रहा है, प्लीज? मनीष श्रीवास्तव। आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है कि कौन है जो बराबर बात किए जा रहा है बैकग्राउंड में। सबको नमस्कार। हाँ जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और मेंटल हेल्थ की बात तो हम लोग दिन भर करते हैं, लेकिन अक्टूबर स्पेशली क्योंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी 10 तारीख को मनाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जिसमें कि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, उसके संवर्धन की बात करें। और इसीलिए मैं पूरे अक्टूबर सारे प्रोग्राम्स में ये ग्रीन रिबन भी पहनती हूँ। इट इंडिकेट्स फॉर द मेंटल हेल्थ सपोर्ट इम्पोर्टेंस। और आज का टॉपिक भी बहुत बढ़िया है। काफी सारे एरियाज को अंजलि आपने कवर कर लिया है, बड़ी खूबसूरती से पिरोया है। जहाँ तक स्कूल की बात है, आपने सही कहा, यही बच्चे आगे भावी नागरिक बनेंगे, रिलेशनशिप भी इन्हीं के कंधों से आगे चलेगी। स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कोने में मानसिक स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा उपयोगिता है, बहुत जरूरत है। सिर्फ वो पढ़ाई कर लो और एग्जाम दे दो और रिपोर्ट कार्ड आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ऊपर बहुत कुछ है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट और होलिस्टिक हेल्थ, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानसिक स्वास्थ्य के विषयों पर या इश्यूज पर जरूर ध्यान दिया जाए। यूजुअली हम सब जानते हैं कि एडोलसेंस की एज में ही ज्यादा चीजें सामने आती हैं, क्योंकि स्टॉर्मिंग एज होती है, साइको सोशल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ में बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे चैलेंजेस लेकर आते हैं, साइको सोशल चेंजेस। और ये, हालांकि ये बड़े अफसोस की बात है कि आज स्कूल के बच्चे स्ट्रेस और एंजाइटी लेके चलते हैं। उनके पास में कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, उनके अंदर भी लोनलीनेस और आइसोलेशन देखा जाता है। उनके अंदर कई बार सेल्फ डाउट, लो सेल्फ स्टीम, आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे इश्यूज आते हैं। कई बार वो बहुत छोटे छोटे इश्यूज जो उनके लिए एक्चुअली बहुत बड़े हैं, उनके बारे में किसी से पूछ नहीं पाते हैं। कई बार उनको कोई वेंट नहीं मिलता है, बर्नआउट नहीं मिलता, किससे कहें, क्या कैसे कहें। तो ये सारी चीजों को मिलाकर उनकी अपनी मेंटल हेल्थ के कुछ इश्यूज सामने खड़े हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक डेवलपमेंट या को करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा मैं कौन हूँ, मैं आगे क्या करूंगा। और एक चीज जो आज की पूरी दुनिया में छाई हुई है, आप सब इससे एग्री करेंगे, कि सबको सब कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, विदाउट जजिंग द एक्चुअल कैपेबिलिटीज। क्योंकि सर ने भी यही बोला, अभी मैडम ने भी, दोनों ने यही बोला कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं। एक्सपेक्टेशन हाई होना कभी गलत नहीं है। अगर कोई भी पेरेंट या टीचर किसी स्टूडेंट से कुछ एक्सपेक्ट करे, बट लाजमी है, वो करेगा ही, करना भी चाहिए, बट विदाउट जजिंग द एक्चुअल कैपेबिलिटीज और विदाउट डेवलपिंग द कैपेबिलिटीज और स्किल्स, जब हम उस पे जाकर हम एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं तो क्राइसिस आ जाता है, और वहां से बच्चे की या स्टूडेंट की मानसिक स्वास्थ्य के इश्यूज खड़े हो जाते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हें ये नहीं पता है कि ये मेरी अवस्था क्यों है, वाई आई एम फीलिंग सो रेस्टलेस, क्यों मेरा मन नहीं लगता, क्यों कंसंट्रेशन नहीं है। छोटे बच्चे भी नींद और भूख जैसी समस्याओं को लेकर आते हैं। अफसोस की बात है, जिस उम्र में हम लोग जानते भी नहीं थे सिर दर्द क्या होता है, उस उम्र के बच्चे एंग्जाइटी लेकर आते हैं। हालांकि ये शब्द कुछ प्रचलन में भी ज्यादा है, आजकल सब इतने फ्रजाइल हो गए हैं कि एवरी टच और एवरी इशू इज अ स्ट्रेस। लेकिन बच्चों के साथ में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर गौर करना, जिनको समझना समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सीबीएसई के स्कूल्स में ये प्रावधान है कि आपके पास में काउंसलर्स होंगे, आपके सॉफ्ट स्किल्स पे, लाइफ स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चों के साथ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई इश्यूज ना आए और उनकी जो उद्देश्य है स्कूल का वो फुलफिल हो सके। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो बच्चे हैं उनकी समस्या सबसे बड़ी यही कि हाई एक्सपेक्टेशंस, और अपनी कैपेबिलिटी उनकी है या नहीं है उसको बिना रियलाइजेशन किए हुए डिमांड रखना और तुरंत का तुरंत उनका पूरा हो जाना।
और अगर पूरी नहीं होती है तो किस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। तो उस रिएक्शंस के बारे में आप बताना चाहेंगी, अगर उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो किस प्रकार का वो रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, व्यवहारिक किस प्रकार की समस्याएं जो है खास देखने को मिलती हैं, कुछ शब्दों में। देखिए, रिएक्शंस तो आज की तारीख में अनलिमिटेड है, क्योंकि कई बार हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा रिएक्शन आएगा इतनी छोटी सी चीज का, वो भी आते हैं। हाँ, जितने भी इश्यूज स्कूल्स में हैं, वो सारे स्कूल इश्यूज में आजकल की तारीख में एक बहुत बड़ा इशू है, सब जानते हैं। वो वही है जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे गैजेट्स हो, चाहे फोन हो, चाहे इंटरनेट हो। इन सब चीजों, जितने इश्यूज हैं उनको ये इश्यूज बढ़ा देते हैं, और इसीलिए रिएक्शंस बहुत तगड़े हैं। अभी दोपहर में भी एक डिस्कशन हो रहा था, उसमें भी यही बात है। तो वहां पर मैंने कोट भी किया, डिस्कसिंग सुसाइड इज समहाउ प्रमोटिंग सुसाइड। तो मीडिया की वजह से, एक्सपोजर की वजह से बच्चे क्या क्या रिएक्शंस कर देते हैं, और उनको क्या, ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी करते हैं। आप सोचिए कि बच्चे नाराज हो गया किसी बात से, नाराज तो हर कोई हो सकता है ना, एक सेकंड भी नहीं लगता, और बात जेन्युइन हुई या ना जेन्युइन हो। तो 9th क्लास के एक बच्चे ने बेड बॉक्स खोला, और उसके अंदर जो ब्लैंकेट्स रखे थे उनको कैंची से काट दिए। क्या 9th क्लास के बच्चे को इतना पता नहीं है कि इस ब्लैंकेट की क्या वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? जनवरी में रात में 9 बजे 10 बजे घर से बाहर निकल गए, क्योंकि उनको मोबाइल के लिए रोका गया, और वो बाहर निकल गए घर में। आप सोचिए कि जनवरी में कितनी सर्दी, कितना अंधेरा, कितना कोहरा है, और 12 बजे के बाद वो बच्चा आता, 3 घंटे में माँ बाप की सांस ऊपर नीचे क्या ना हो गई हो, किरण जी को कितना बार याद किया होगा, गॉड नोस। तो समहाउ ऐसे रिएक्शंस आते हैं, छोटे छोटे बच्चों में इतने रिएक्शंस हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर हैं, लखनऊ के ही हैं, उनकी 9th क्लास की बेटी ने, उसके फोन के इस्तेमाल पर जब पेरेंट्स ने बोला कि बहुत हो गया, अब मत इस्तेमाल करो, तो उसने बहुत सारी बातें बोली पेरेंटिंग के, आपका ध्यान नहीं है, ये है वो, मेरे इतने इश्यूज है, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, उनके ये फोन है, फलाना फलाना, बोलते बोलते अल्टीमेटली शी सेड कि इससे तो अच्छा मैं सुसाइड ही कर लूं। तो रिएक्शंस एकदम एक्सट्रीम्स पे हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स जान ही नहीं पाते हैं कि बच्चा कब बड़ा हो गया, और कई बार ये लगता है कि जब बड़ा होगा तो उसे समझा देंगे। रिलेशनशिप से रिलेटेड ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब बच्चा बड़ा होगा, जब उसकी उम्र आएगी तो उसे समझा देंगे। कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उसे समझाएं कैसे, इश्यूज तो बड़े हैं, उम्र तो छोटी है, चाहे वो अपनी खुद की सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज हो। तो रिएक्शंस इतने स्ट्रांग हैं, इतने बड़े हैं, कि शायद हम लोग उतने अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं कि कहाँ तक बच्चा जा सकता है, और कहाँ से उसे कैसे वापस लाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पूज जी, कितना ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वहां ही पहुंच गए। शायद मुझे लगता है सभी को ऐसा फील हुआ होगा। हाँ किरण जी को तो एक्चुअली आपने अंजलि जी, आप जानती हैं कि मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ स्कूल्स और स्कूल काउंसलिंग से। तो बहुत सारे इश्यूज देखते हैं, बहुत बच्चों को देखते हैं, अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी मिलके आई हूँ 8 तारीख को। तो यही चलता जी है। जी जी। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, और जो है सौम्या जी के पास हम आ रहे हैं। सौम्या जी, आप कहाँ पर हैं? तो आप आ जाइए हमारे अपना वीडियो पे आ जाइए, बिल्कुल। हाँ, मैं जी जुड़ी हुई हूँ मैम। जी सौम्या जी, तो सौम्या जी आपके पास हर तरह के अच्छे बुरे केस जो रिश्तों से जुड़े हुए हैं, अभी आपने रिश्तों के बारे में बताया भी और काफी कुछ कंक्लूड किया, लेकिन हम इसको सेकंड क्वेश्चन रख रहे हैं, जिनका परिवार विघटित हो और खराब हो जाता है, किस प्रकार के सेक्सुअल वायलेंस एंड सेक्सुअल क्राइम की ओर ले जाता है। क्या उनके पीछे कोई गिल्ट जैसी कोई चीज देखने को मिलती है, या उनकी मानसिक स्थिति इस किस प्रकार की होती है जो एक विक्टिम और एक कल्प्रिट की कंडीशन में पहुंचा देती है? तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम। मैं अभी सुन रही थी जब हम बात कर रहे थे घर में क्यों विघटन हो रहे हैं, तो सर जो बता रहे थे, डीन साहब, जी तो मैं उसमें मोस्टली चीज़ों से एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन वो जायज़ है क्योंकि मैं जिस जनरेशन की हूँ, सर दूसरे जनरेशन के हैं। मतलब कि शादी के रिश्ते को हमारा जनरेशन अलग तरह से देखता है, जो सर हैं उनका जनरेशन टोटली अलग तरह से देखता है।
तो मैं यहाँ पर मतलब शुरू इस बात से करूंगी कि शादी की जो क्या बोलते हैं फाउंडेशन थी, वो उसकी जो डेफिनेशन है वो बदलनी पड़ेगी। वो बदल चुकी है लेकिन हम मानने को नहीं तैयार हैं। हम अभी भी उसे संस्कृति, परंपरा, इन सब मामलों से समझाने की कोशिश करते हैं, बट उससे नई पीढ़ी नहीं समझेगी। जी हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि अब जब हम शादी करें तो पुरुष स्त्री में अपनी माँ को खोजना बंद कर दें कि मेरी माँ ने ऐसा किया था, तुम क्यों नहीं कर रही, और स्त्री पुरुष को एक रनिंग बैंक चेक समझना बंद कर दें। और इसके साथ हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम्स यहाँ होती हैं कि शादी हमारे यहाँ आज भी जिन दोनों लोगों को साथ में रह के करना है, उनकी सहमति सबसे अंतिम चरण होती है शादी की तय कराते वक्त। और कई बार शादी इसलिए होती है कि उम्र हो गई है, कई बार इसलिए होती है कि पेरेंट्स कह रहे हैं, कई बार इसलिए होती है कि अब तुम्हारे XYZ नौकरी लग गई है, अब तो तुम कर लो शादी। कई बार मतलब इलॉजिकल रीजंस की वजह से शादी हो रही है, जो कि आज के समय में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिविजुअलिज्म है, मतलब व्यक्तिवाद है, वो चरम सीमा पर है इस समय। चाहे वो महिला को हो, चाहे वो पुरुष का हो, दोनों ही लोग अपने व्यक्ति की पहचान, व्यक्तिगत पहचान को हमेशा आगे रखते हैं, व्यक्तिगत एम्बिशंस को हमेशा आगे रखते हैं, रादर देन हम दोनों साथ मिलकर जो इस विवाह कर रहे हैं, इस पूरे संबंध की पहचान क्या होगी, वो पीछे हो जाती है। अब दिक्कत ये होती है कि कई बार जब आपके अंदर जो तनाव है उसे हैंडल करने का या तो ऑप्शन नहीं होता, तब आप वायलेंस की तरफ मुड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति सामान्य अवस्था में वायलेंस नहीं करता, वो चाहे फिजिकल वायलेंस हो, चाहे वर्बल वायलेंस हो, क्योंकि ये बात इससे हम सभी एग्री करते हैं कि जब भी हम कोई नेगेटिव चीज करते हैं, जैसे कि किसी को मारना, किसी को गाली देना, किसी को पीटना, किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग करना, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव थिंग्स, कि हम हंस रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, वो कम मेहनत का काम है। तो जब भी हम ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक एनर्जी पेंट अप हो गई है जिसे हम निकाल नहीं पा रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर हम देखते हैं कि पुरुष की तरफ से जब उसको स्ट्रेस निकालना नहीं आ रहा, उसको नहीं पता कि मैं पत्नी से बात कैसे करूं, अगर पत्नी खाना नहीं बना रही है, पत्नी मेरी माँ से झगड़ रही है, और उसको इस बात का बिल्कुल, उसने कभी देखा ही नहीं अपने घर में कि ऐसी सिचुएशन को अच्छे से कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, वो रिजॉर्ट टू वायलेंस करता है। सेम गोज फॉर वुमेन। अगर आपकी एम्बिशन ज्यादा है और पति पूरा नहीं कर पा रहा, आपने कभी मेहनत करी नहीं कि उन एम्बिशंस को आप खुद पूरा कर पाए जा करके, लेकिन एम्बिशंस हैं, तो आप किधर जाएंगे, आप लस्ट की तरफ जाएंगे। लस्ट और लोभ, लस्ट लालच ही है लस्ट का मतलब, तो आप लस्ट की तरफ जाएंगे, और वो जहां से पूरा होगा आप अगेन, तो अब जब भी आप लस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप वायलेंस की तरफ भी जाएंगे, आप एक्सप्लॉयटेशन की तरफ भी जाएंगे, और आप दूसरे को वर्बल वायलेंस की तरफ से भी हर्ट कर सकते हैं या मेंटल टॉर्चर भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम, आपका जो क्वेश्चन है उसका ये है कि जो विवाह की जो मूलभूत फाउंडेशन है वो अब रीडिफाइन करनी पड़ेगी, और विवाह की जो संस्था जब शुरू हो तो जिन दोनों लोगों को साथ रहना है उनका जो कंसेंट है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, रादर देन हस्बैंड का रैंक क्या है, बीवी सुंदर कितनी है, गोरी कितनी है, हस्बैंड के घर में भाई कितने हैं, उनका मकान कितना बड़ा है, बीवी कितना पैसा लेकर के आएगी, हस्बैंड कितनी बड़ी गाड़ी में चल रहा है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए। तभी आप किसी भी तबके के हों, किसी भी रैंक पर हों, किसी भी एरिया में रहते हों, आप कोशिश कर पाएंगे कि इस व्यक्तिवादी सोच के समय में हम कैसे अपने संबंध को बढ़ा पाएं और किसी अपराध की तरफ ना मुड़े। इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आज की जो परिभाषा है शादी की और पहले की परिभाषा शादी की जो थी उसमें बहुत अंतर आ चुका है, और इस बात को आज हमारी पीढ़ी यानी कि मेरी और सर के आसपास की पीढ़ी, उनको इस बात को स्वीकार करना जरूरी है कि आज की युवाएं और आज की युवतियां वो किस प्रकार की अपनी जिंदगी को जीना चाहती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आते हैं प्रोफेसर रामजी लाल सर के पास, और एक क्वेश्चन हम रखते हैं सर से। सर, आज के परिवेश में
आज के युवक और युवतियां धैर्य और भावनात्मक सहनशीलता खो चुकी है पहले की तुलना में, और उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। क्या उन्हें इस बात का एहसास है या एहसास दिलाने की आवश्यकता है, और तो किस प्रकार से एहसास दिलाया जा सकता है? क्योंकि उनको एहसास दिलाने के तरीके में भी जो है पहले जैसा दिलाया जाता था, पॉइंट आउट किया जाता था, उंगली दिखाई जाती थी, अब उन्हें उंगली देखने की आदत नहीं है। तो इसलिए क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगे? सर आप अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए आप। बहुत सही प्रश्न आपने रखा है। जी। और मैं काम इधर कर भी रहा था, आपसे बातचीत भी हुई थी कि हम लोग चाहते थे कि एक हमने बनाया है मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन साइकोलॉजिस्ट इनिशिएटिव, क्योंकि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम मनोवैज्ञानिक ही कर सकता है, क्योंकि यह कोई टैबलेट तो है नहीं कि दे दिया गया और काम दूर हो गया। पूरी तरह से यह डिपेंड करता है मनोवैज्ञानिक के रोल पर। अब जो आपने जो बात की है जी। कि वो क्या उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो हमारे में साइको एजुकेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट साधन है जो जरूरत है आजकल एजुकेट करने की। जी। मैंने शुरू भी किया है। अभी एक सेमिनार में मैं 10 तारीख को मेंटल हेल्थ के दिन था, तो उसमें मैं भी एक लेक्चर दे रहा था। तो हमने जो खास तौर से जो लड़कियां जो पार्टिसिपेंट थी, हमने ही नहीं, जितने भी हमारे साथ रिसोर्स पर्सन थे, उन सब लोगों ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए यही बात रखी कि तुम दो घरों को तुमको संवारना है, एक तो जहां पर हो वहां, और दूसरा तुमको कहीं जाना है। तो तुमको उन दोनों परिवारों को किस प्रकार से हार्मनी के साथ रखना है, इसको तुमको ध्यान रखना है। और बहुत साफ बात है कि अगर वो लड़की शादी के समय या शादी के पहले ही अपने आप को यह तैयार करती है कि हमको परिवार में किस प्रकार से समायोजन बना कर रहना है, और खास तौर से उसकी मदर क्या ट्रेनिंग उसको दे रही है, क्या बता रही है, क्या समझा रही है, ये बड़ा महत्व रखता है। मैं आपको बताऊं, कुछ माताओं को हमने देखा है जो बच्चियों को ही गलत ट्रेनिंग दे करके भेजती हैं, और यही नहीं, शादी हो जाने के बाद भी वो सारा कुछ उनका डायरेक्शन उसके पर चलता रहता है और उसके हिसाब से उसका बिहेवियर होता चला जाता है, तो उससे हार्मनी बिगड़ती है। तो एक तो बड़ा कारण ये है। इसलिए यह जरूरी है कि जो यंग जो लड़कियां हैं जिनको कि आगे दूसरे परिवार में जाना है, उनको ट्रेनिंग जरूर दी जाए, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये बताया जाए कि वो कैसे अपने दूसरे परिवार में जा करके कैसे एडजस्टमेंट को बनाए, कैसे रखें, ये इस तरह की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। तभी परिवार में एक हार्मनी डेवलप हो सकती है। ओके। कारण ये है कि ये जो घर में जो बहू गई है, वह बहू का रोल उस घर के हार्मनी को बनाने में सबसे अधिक है। आप बताइए, हम एक प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आज वृद्धाश्रम में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है? क्या वजह है? इसलिए कि वो उनका जो रिस्पेक्ट है, उनका उनके अंदर जो भावना है, वह कुछ बदलती जा रही है। और खास तौर से न्यूक्लियर फैमिलीज में जहाँ केवल हस्बैंड और वाइफ हैं, वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे हैं, उसके नाते वो अपने सास
अपने ससुर के साथ उनके संबंध ठीक नहीं रह पा रहे हैं और अंततः उनको वृद्धाश्रम में भेज करके वो अपने आप को समझते हैं कि हम फ्रीडम होकर के रहें। तो यह एक मानसिकता जो डेवलप हुई है ये पूरे फैमिली हेल्थ को खराब कर रही है। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा। अभी किरण मैडम है, स्नेहा मैडम, सौम्या मैडम है, आप लोग पुलिस में हैं। अभी हमने कल न्यूज पढ़ी है, मुझे बड़ी खुशी हुई जान करके कि अब पुलिस विभाग के माध्यम से, महिला पुलिस विभाग के माध्यम से बेटी बहू का संवाद हो रहा है। उसमें आंगनवाड़ी और आशा जो कार्यकर्ती हैं उनके साथ मिल करके वो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो किस प्रकार से फैमिली में एक हार्मनी वो बनाए रखें। तो यह एक बहुत अच्छी पहल है कि ये पुलिस विभाग के द्वारा किस तरह से एक एजुकेशन उनको मिले। दूसरी बात ये है कि उनको कोई भय नहीं है, परिवार में कुछ भी वो करे उनको कोई भय नहीं है। अब भय तो मिलेगा अगर थोड़ा सहयोग पुलिस का किसी तरह से मिल जाए तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और संस्कार बहुत बड़ी चीज है, अगर संस्कार दिया जा रहा है तो अब क्या बताएं आपको, स्थिति ये हो गई है कि जो बच्चे को तो हम पढ़ा रहे हैं, आईटी का इंजीनियर बना दे रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, चला गया बंगलोर से चला गया अमेरिका। माता पिता किस कंडीशन में हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो यह एक जो मेंटल हेल्थ की बात आप कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रही हैं, तो उसमें ये दोनों के बीच में इस प्रकार की स्थिति है। दूसरी बात, हमको हमेशा अगर महिला प्रताड़ित हो रही है वह दिखाई दे रहा है, लेकिन पुरुष भी कम प्रताड़ित नहीं है। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने का कारण यही है कि दोनों की अपनी इस तरह के एक्सपेक्टेशंस इस तरह से हैं कि पुरुष चाहता है कि वह महिला वह पुराने जमाने की रहे कि हमको हर प्रकार से हमारा ध्यान दे, और पत्नी सोचती है कि वो हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि रिलेशनशिप को बिगाड़ रही हैं। और मैं आपको बताऊं, गांव में हमने देखा है एक जो प्रॉब्लम लड़कियों के साथ जो हो रही है इलोपमेंट की, जो घर से भाग जा रही हैं, ये प्रॉब्लम भी वो बहू और बेटी का जो संबंध के बीच में जो हो रहा है उसमें इस बात को बताया जा रहा है। आज जो लव जिहाद का जो समस्या जो खड़ी हो रही है, ये सब पूरे सोसाइटी के मेंटल हेल्थ को खराब कर रही है। यह जरूरी है कि हमको एक मॉरल एजुकेशन तो कम से कम, और उसमें मदर का रोल सबसे अधिक है फैमिली हार्मनी को बनाए रखने में। तो माताएं भी अपनी बेटियों को घर पर शिक्षा दें, संस्कार दें, उनके अंदर पॉजिटिविटी रखें, पॉजिटिविटी भरें, तभी जाकर के वो जो लड़की दूसरे घर में जब जाएगी तो वह एक अच्छे ढंग से व्यवहार रखेगी और परिवार का जो इन्वायरमेंट है वह एक अच्छा मधुर हो सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस प्रकार से एक संस्कार, एक माँ ही है जो अच्छा संस्कार दे सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि माँ गर्भावस्था धारण किए है लेकिन वो सेपरेटेड हो गई है, उसका डिवोर्स हो चुका है, या हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, या पोस्टिंग कहीं अलग हो गई है, उसकी प्रेजेंस नहीं है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां एक महिला के साथ, उसकी माँ के साथ गुजर रही है। और ऐसी स्थिति में यस मैम, हम जरूर आपसे बात करेंगे। यस तनुजा मैम। तो ऐसी परिस्थिति में अब जब एक बच्चा का जो आ रहा है, जिसकी पेरेंटिंग विद इन द वुम हो रही है, जो अंदर ही हो रही है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है।
और उसका रोल जो है, बहुत सारी स्टडीज ऐसी हो रही हैं कि जब माँ गर्भाधारण कर रही है तो ऐसे समय पे उसकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रीचिंग कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वो नशे से कितना दूर है, कितना स्ट्रेस और तनाव से कितना दूर है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक पेरेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा यानी कि जन्म लेने से पहले उसकी एक पेरेंटिंग की एज ए रोल मॉडल की आवश्यकता होती है, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियां वो एक अच्छी पेरेंटिंग दे पाने में असफल हो पाती हैं। सौम्या जी ने रेज हैंड किया है, तो सौम्या जी के पास फिर से हम दोबारा आ रहे हैं। सौम्या जी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो हम जरूर आपको माइक देंगे और हाँ आप हाँ मैम, और फिर मैं दरअसल अपना एक डिसएग्रीमेंट और थोड़ी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट पेश करना चाहती हूँ। जी सर, जब भी अभी सर भी कह रहे हैं, इवन मैम आप भी कह रही हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बहू का क्या दायित्व है, फिर हम बात कर रहे हैं माँ का क्या दायित्व है। माँ और बहू के अलावा मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सनल भी दायित्व होते हैं, व्यक्तिगत दायित्व। वो मेरे व्यावसायिक दायित्व हो सकते हैं, वो मेरे व्यक्तिगत निजी जीवन के दायित्व हो सकते हैं, वो मेरे इमोशनल पर्सनल दायित्व हो सकते हैं, मेरी दोस्ती हो सकती है, और उन सारी चीजों को कहीं जगह नहीं दी गई है इस डिस्कशन में। और प्रॉब्लम यही है कि समाज में आज जब हम डिस्कस करते हैं तो हम औरत को पता नहीं किस आदर्श के खांचे में डिस्कस कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। ये सारी थ्योरीज हैं जो हमने ओवर द टाइम डेवलप करी हैं। इन थ्योरीज को हम बदल सकते हैं। हम जब बात कर रहे हैं कि बहू और बेटी का संवाद हो रहा है, अब बहू बेटी छोड़िए, यहाँ हस्बैंड और वाइफ का संवाद नहीं हो रहा है। हस्बैंड घर में भी मर्द बना रहता है, उसको सिर्फ बेड में ही लगता है कि वो पत्नी के मतलब पत्नी से बात कर सकता है। जितने समय वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में लीन है, उतने ही समय उसको लगता है कि हाँ, मतलब कई बार तो वहां भी बराबरी नहीं होती, सेक्सुअल एक्टिविटी में भी बराबरी नहीं होती। बाकी समय वो बड़ा बना रहता है कि मैं थोड़ा ना बड़े लेवल का हूँ और ये थोड़ी छोटे लेवल की है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि औरत को अरे भाई, जब लड़के को उसकी माँ नहीं समझा पा रही कि उसे पति कैसा बनना है, तो लड़की की माँ उसको भी नहीं समझा पा रही कि उसे पत्नी कैसे बननी है। और किसी को कुछ समझाने की जरूरत क्या है? हम सब बालिग लोग हैं, बाहर जा रहे हैं, जाते हैं, अपना काम करके घर वापस आ जाते हैं, दूर देश में घूम के लौट के आ जाते हैं, आपस में बात नहीं कर सकते। तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है इस बात पे कि जब भी हम ये पारिवारिक बात पे डिस्कशन करते हैं तो इट इज ऑलवेज कि लड़की की जिम्मेदारी, लड़की की जिम्मेदारी, लड़की की जिम्मेदारी। लड़की की जिम्मेदारी एक है कि वो अपना निर्णय इन्फॉर्म्ड निर्णय ले। अगर किसी आदमी से शादी कर रही है तो शादी सम्मान की शर्तों पर चलेगी। सम्मान के दायरे में हम बिल्कुल एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, सब कोई करता है कि ठीक है, वो व्यक्ति मेरे लिए एडजस्ट कर रहा है, मैं एडजस्ट करूंगी। लेकिन जहाँ सम्मान नहीं है किसी तरह का, इट इज बेटर आप सेपरेट हो जाओ। हमारे पास जितनी महिलाएं आती हैं, रोएंगी पति पीट रहा है, पति पैसा ले जाता है, तो मैं पहले ही कहती हूँ तुम पिट क्यों रही हो, और ये 3 बच्चे कैसे हो गए जब वो पीट रहा है तुमको? तो कहेंगे अरे मैडम बच्चे तो हो ही जाते हैं। अरे क्यों हो जाते हैं बच्चे? जिस व्यक्ति ने आपको सम्मान नहीं दिया, दूसरे दिन से आपको दारू पी के मार रहा है, उसके तो बच्चा कैसे हो जा रहा है आपका? फिर आप उस बच्चे को लेके घूम रही है कि वो 4 अफेयर कर रहा है और हम क्या करें? तो मैं तो क्लियर बोलती हूँ, जब तक औरत इस बात का निर्णय नहीं लेगी कि रिश्ता सम्मान पे चले, तब तक उसके लिए समस्या आएगी। और जब तक पुरुष किसी ऐसी महिला के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहेगा जो उसको बौद्धिक रूप से सपोर्ट दे सके, रादर देन एक बच्चा पैदा करने के लिए आपको एक एंटाइटी चाहिए जो आपके माँ बाप आपको ले आए हैं, सोसाइटी में खोज के दे दिए। अगर इतना ही चाहिए तो फिर तो संबंध ऐसे ही रहेगा, आपकी माँ और आपकी पत्नी झगड़ती रहेंगी। आपके एक समय बाद जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके अपने प्रायोरिटीज हो जाती हैं, उन्हें पीछे कर दिया जाएगा। तो ये सब होता रहेगा क्योंकि हमने शुरुआत से उस आदमी को यही सिखाया है, अगर वो पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है, वो अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा कर। जिस व्यक्ति को व्यक्ति की कदर नहीं है, अगर तुम्हारे कमरे में अटेंड कर रहे किया है, वो अपने माँ बाप के साथ भी करेगा। तो मैं बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि मैं इस पे और घंटों बोल सकती हूँ। तो महिला को आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको आप प्लीज अपनी बहू और अपनी पत्नी और अपने बच्चे की माँ, इन सब के खांचे से हटके एज अ पर्सन भी देखिए। उसकी पर्सन एस्पिरेशंस को आप अपनी फैमिली एस्पिरेशन में जगह दे देंगे तो वो खुशी खुशी आपके लिए सब करेगी। सब कोई करता है, हस्बैंड भी करता है। हस्बैंड की पर्सनल एस्पिरेशन को जगह दी जाती है ना परिवार में, तभी तो परिवार के साथ रहता है। आप उसे बोल दीजिए कि नहीं जाना दोस्तों के साथ, रोज जाके 10 बजे घर में बैठा करो, देखिए वो कितनी सुनता है आपकी। लेकिन महिलाओं को ये आज़ादी नहीं है, आज भी नहीं है।
तो मैं बस इस पे रिजर्वेशन रखती हूँ, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन क्योंकि रिकॉर्डिंग पर है, कि महिलाओं को प्लीज आप बहू और क्या बोलते हैं माँ और क्या हुआ पत्नी, इनके खांचे से अलग उनकी जो पर्सनल जिंदगी, पर्सनल शौक है, किसी को जिम जाना पसंद हो सकता है, किसी को दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद हो सकता है, किसी को सोलो ट्रिप पे जाना पसंद हो सकता है, उसको जगह दीजिए परिवार में, नहीं तो सब ऐसे ही सफर करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। मैं इसी पे मैम कंक्लूड करूंगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया कि ये बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन है और जेन्युइन आंसर है कि जो इमोशन कनेक्टिविटी है, इमोशनल कनेक्टिविटी है, वो किस प्रकार से लैक करती है एक पुरुष में, और प्रैक्टिकल अप्रोच केवल वो देखती है। तो केवल महिलाओं का दोष नहीं, पुरुष का, और पुरुष को भी एक अच्छी पेरेंटिंग की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ महिलाओं की। तो दोनों की इक्वल, कहते हैं दोनों की अपब्रिंगिंग जो है इक्वल लेवल पे अगर की जाती है तो एक बेहतर तरीके से वो हो जाता है। तो इस बात पे हम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा जो है टाइम है 9:05 हो चुका है, हम 9:30 पे वाइंड अप करेंगे। तो 15 मिनट सेशन हमारे क्वेश्चन आंसर्स के होंगे, जिसमें वीनस जी ने भी हाथ उठाया है, कुमुद जी ने भी हाथ उठाया है। तो एक एक मिनट हम आप दोनों को देना चाहेंगे किरण जी के पास पहुंचने से पहले। तो सबसे पहले कुमुद जी आप क्या कहना चाहती हैं, फिर वीनस जी, और साथ ही साथ उसके बाद डॉक्टर पारुल। तो एक एक मिनट के लिए आपका पास। सौम्या जी ने जिस बात पे इंडिकेट किया वो ये था कि एक पुरुष और एक स्त्री नहीं है, दो इंसान हैं। ठीक है, तो इस बात से सब एग्री करते हैं। और मैंने एक छोटा सा इक्वेशन बनाया हुआ रिलेशनशिप के केसेस के लिए, तो मैं वही जी बोलना चाह रही थी। जी ट्रस्ट प्लस शेयर प्लस स्पेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। ट्रस्ट, ट्रस्ट पहले यस, रखिए, फिर उसके बाद में शेयरिंग कीजिए, शेयरिंग, एंड देन स्पेस दीजिए, स्पेस, एंड देन यू विल गेट द हैप्पीनेस। यस। दैट्स ऑल। प्लीज दैट्स ऑल। अनम्यूट ना कीजिए, म्यूट रखें। सभी इस प्लेटफॉर्म में सभी एजुकेटेड हैं, तो इस एजुकेटेड होने के प्लेटफॉर्म में जहाँ सब लोग लर्नेड लोग हैं, तो अनम्यूट ना रखें, म्यूट रखें। जब आपको बोला जाए अनम्यूट करने के लिए तब अनम्यूट करें प्लीज। जी कुमुद जी जारी रखें। आई हैव डन इट। ये क्वेश्चन मैं बोलना चाह रही थी। जी डन। जी। थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने बोला, इसको सिंपल तरीके से 1 सेकंड के लिए फिर से उसको आप कंक्लूड कर दें। एक जैसे सेकंड। कि रिलेशनशिप के केसेस में, किसी भी रिलेशनशिप में आप इसको, इस इक्वेशन को ट्राई कीजिएगा, आई थिंक सही जाएगा। कि सबसे पहले होता है ट्रस्ट, जिनके बीच की रिलेशनशिप की बात हो रही है। ट्रस्ट के बाद में आप उसमें ऐड कीजिए शेयर। शेयरिंग होनी चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, अनुमान नहीं लगाने चाहिए। कितना देगा? 10 रुपये। जो लोग अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, प्लीज आप मीटिंग छोड़ दीजिए, अब वो बाकी लोग डिस्टर्ब मीटिंग फील छोड़ कर रहे हैं। दें, मीटिंग छोड़ दें प्लीज। तो सबसे पहले हो गया ट्रस्ट, उसके बाद में हो गया आपका शेयरिंग, एक उसके सौ का बाद तो में ठंडे का होगा। और स्पेस। स्पेस आज की तारीख का बड़ा गिलास फंडा का है, पैसा दीजिए जो कि तब ना। पहले एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं 10 रुपया था। बने होगा अभी रात को नहीं। Who is there getting the, making us discuss? छोटका वाला दे, ये स्पेस छोटका वाला एक्स्ट्रा ठंडा दे रहे मिलेगा। हैं 2। ये इसको कहते हैं रिलेशनशिप, इसको कहते हैं रिलेशनशिप। तो ये स्पेस के बाद में ये तीन अगर आपके फंडाज होंगे डीजल की तो नहीं होगा आपको अभी। हैप्पीनेस कैसे बात मिलेगी। नहीं समझ में आ रहा। हाँ कैसे नहीं, कहाँ से मैं इनको वो करूँ, क्या रिमूव बोलता करूँ? आप एडमिन है तो आप पूरे दीजिए गिलास जो का पैसा तब ऑडियंस है दीजिए। उनको म्यूट कर इनको मैं सकती हैं, रिमूव नहीं कर होगा। सभी को म्यूट कर सकते हैं Mr. मैम, Nitish आप सभी Goswami, को I think म्यूट he's कर speaking सकती in हैं। between. म्यूट करना है, सब म्यूट, Now it is fine. I think he म्यूट, muted. म्यूट, नहीं सबको म्यूट करना है, म्यूट, ये सब ओपन किए हुए हैं, म्यूट। डॉक्टर आप है ना? जी हाँ मैम, हाँ बोलिए। तो आई मैं हैव बोल डन इट। सकती हूँ? हाँ बोल सकते हैं आप जी। हेलो, मैं वीनस हूँ। 1 मिनट में तो नहीं होगा, 2-3 मिनट तो चाहिए, मगर फिर भी सौम्या के जो भी विचार थे उसके साथ 100% एग्री कर रही हूँ। अभी जी जो महाशय बोले, वो आज से 50 साल पहले शायद हो सकता था कि ऐसा है, मगर आज की तारीख में सब लोग, स्पेशली लड़कियां, पढ़ लिख गई हैं। एक तो ये बात है कि वो पढ़ लिख गई हैं, तो वो इक्वल राइट्स ना मांगे, मगर वो डेफिनेटली फ्रीडम तो थोड़ी बहुत मांगती है। जैसे मैम ने जी कहा, स्पेस चाहिए।
स्पेस जी नहीं मिल रही है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि लड़की को ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है। लड़के की इनपुट क्या है मैरिज में? जी लड़के की इनपुट क्या है? ऊपर से उसके घर के लोगों का जो भी ताना बाना होता है वो भी लड़की बर्दाश्त करती है। वो आज की तारीख में भी हो रहा है, आज से 50 साल पहले भी हो रहा था। तो इसमें लड़की पढ़ लिख गई है इसलिए घर टूट रहे हैं, क्योंकि लड़कियां अब दे आर इन नो मूड टू टॉलरेट, ये बात है। इसी वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, फैमिली लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, और सास ससुर को रहना पड़ रहा है ओल्ड एज होम में। उनको निकाला नहीं जा रहा है, जी उनको बहुत मान से रखा जा रहा है। जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लड़के पढ़े लिखे हैं, कोई लड़का ऐसा नहीं होता है आज के समाज में। लड़का नहीं होता है माँ बाप को डाल देता है, मगर उनकी करनी ही उनको ये स्थिति पर लाती है। जी और उनके, हाँ, ये हमने समाज में हमने सुना भी है, कोई बेटा बहू कोई ओल्ड एज होम में रखने नहीं जाते हैं, मगर उनके कर्म ऐसे होते हैं उनको वहां पर रख जाना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पैसे से, बाकी सब वैल्यूज से, सब तरह से बहू बेटे को दबा कर रखा होता है। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत सालों से चलती आ रही चीज है। अब लड़कियां पढ़ लिख गई हैं तो लड़कियां स्पेस चाहती हैं। और मुझे जहां तक लगता है, आपने साइकोलॉजी की बहुत बात करी कि गर्भ धारण है, ये सब जनरल सिनेरियो नहीं है, ये स्पेसिफिक सिनेरियोज है। जर्नल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जनरल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं सोसाइटी में, तो यही बात मुझे लगता है कि पढ़ लिख जाने से वो लोग अब स्पेस चाहती हैं। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें आप जो बात करते हैं साइकोलॉजी के, इसीलिए मैं आपके सेशंस बहुत अच्छे से अटेंड करती हूँ। आई वांट टू नो ABC ऑफ साइकोलॉजी, कि ये भी तरीका होता है सोचने का, ऐसी भी पर्सनालिटी टाइप होती है। तो दैट इज वेरी मच गुड, क्योंकि हम लोग अंदर की चीजें नहीं जान पाते हैं, तो हमको उसलिए साइकोलॉजी का स्टडी करना पड़ता है। मगर जो बाहर से दिख रहा है, लड़के की इनपुट भी अब लड़की चाहती है। और इट इज इन द सेंस कि उनके फैमिली को भी ये समझना चाहिए कि जो घर घर पे लड़की आई है वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। सास बोलती है हमसे ये कहोगी, हमसे वो कहोगी, ऐसे नहीं चलेगा। अभी लड़की को अब वो रिस्पेक्ट और वो ट्रस्ट सिर्फ हस्बैंड से नहीं, पूरे फैमिली से, उनके पूरे फैमिली से चाहिए, जो अपने आज के समाज में अभी भी लैकिंग है। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी चांस। नहीं, थैंक यू सो मच जो आपने कंट्रीब्यूट किया कि हमें रेस्पेक्ट चाहिए, लड़की को रेस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए और अपनापन चाहिए, बजाय कि क्रिटिसिज्म चाहिए। हाँ, जो हर बात पे क्रिटिसाइज किया जाता है, कंडेम किया जाता है, उसके साथ गैसलाइटिंग की जाती है, अपमान किया जाता है, तो उसमें फिर लड़की के क्या विद्रोह पैदा कर उसके अंदर आ जाता है। और ये विद्रोह ही परेशानी का, रिलेशनशिप के माल एडजस्टमेंट का कारण बनता है। तो हमारे पास और भी क्वेश्चन पुटअप करने वाले लोग हैं, लेकिन हम उससे पहले हम आएंगे किरण जी के पास। उसके बाद फिर क्वेश्चन फिर कोई रखना चाहेगा तो हम जरूर रखेंगे। तो किरण जी, हम आपके पास आ रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि आपके विचार में पुलिसिंग पुलिसिंग क्या होता है, पुलिसिंग को और अधिक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ताकि अधिकारी केवल कानून नहीं, मानवीय भावनाओं को समझें और मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन अपने क्षेत्र में और साथ ही साथ सिस्टम में कैसे वो दिखा सकते हैं, दर्शा कर सकते हैं। अनम्यूट अनम्यूट कर लें आप। जी, आवाज आई? अब आ गई जी। नहीं, पुलिस को भी सर्विस देती है सोसाइटी को, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि सोसाइटी से हट कर है, सेवा उसका काम है। और जो कह रही है कि उनको समाज में पुलिस के प्रति पुलिस को बहुत अच्छे नजर से नहीं देखते हैं। उनका कहना है कि ये जो है हमारी बात पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं, या अपने तरीके से कानून जैसा कहता है, वस्तुनिष्ठ कानून तो वस्तुनिष्ठ है, तो डरते भी उसमें है इमोशन, डरते भी है। हाँ डरते भी है, इमोशन होना चाहिए। लेकिन अभी जो है बहुत चेंजेस है। अब कम्युनिटी पुलिसिंग की बात है, अब कम्युनिटी पुलिसिंग हो रही है, पुलिस मित्र पुलिस की बात होती है, और लोगों से जुड़ते हैं। और जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैंने देखा कि वहाँ इस मिशन शक्ति चल रहा है, तो महिला पुलिस गई और लोगों को अवेयर किया, उनके बातों को समझे, माइक्रो लेवल पे जाके
वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सुनना और उनको समझाना, ये एक कि हम आपके साथ हैं। तो पुलिस अब का ये अब रूप बदल रहा है, उनकी ट्रेनिंग भी बदल रही है। ट्रेनिंग में बहुत सारे ऐसे विषय आ रहे हैं और उनको बार बार ट्रेनिंग जो एक बार हो जाती है उसके बाद बहुत कोर्सेज चलते हैं जिससे उनका माइंडसेट चेंज हो कि हम कॉलोनियल पुलिस नहीं है, हम अपने देश के सर्विस करते हैं उनके लिए, और कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो हम उनको सॉल्व करें, ना कि एक भय का वातावरण बने। तो ये चेंजेस है पुलिस में इस समय, मतलब अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। और उनको बताया जाता है कि जो हमारे सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, जो हाशिए पर है, उनके प्रति आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, उनसे कैसे बात करनी है, ये सब बातें बताई जा रही हैं, ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और अब टेक्नोलॉजी का भी जमाना है, लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो अब पुलिस बहुत सहज सहज के समझ समझ के काम करती है। तो बहुत चेंजेस हैं, आपने भी देखा होगा, इतना लंबा आपका अनुभव है। पहले की पुलिस और इस समय की पुलिस में बहुत फर्क है। जी जी, बहुत बहुत जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीच में हमारे प्रतिभा ने हाथ उठाया है कि प्रतिभा आप क्या बोलना चाहती हैं और मैम से कोई क्वेश्चन रखना चाहती हो या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं? प्रतिभा सिंह है हमारे बीच में? अच्छा, प्रतिभा सिंह शायद नहीं, हाँ नहीं है। तो फिर अभी डॉक्टर पारुल ने भी क्वेश्चन उठाया और प्रतिभा है। प्रतिभा, आप क्या पूछना चाहते हो? आपका हाथ रेज हो रहा था और कुमु जी का भी रेस हो रहा है। तो कुमु जी आप बताइए, जब तक ये प्रतिभा नहीं सुन रहे हैं तो आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली सारा कुछ मिला के ही चलता है ना। जहां तक फ्रीडम की बात आती है, या सर ने जो इंडिकेशन किया, जो विनस जी ने कहा, जो पांडे मैडम ने कहा, किरण जी ने कहा, ये सब चीजें सही है अपनी अपनी जगह, अपने अपने पर्सपेक्टिव में। बट कहीं ना कहीं बाउंड्रीज भी ब्रेक हो रही हैं, और जब बाउंड्रीज ब्रेक होती हैं तो चीजें बिगड़ती हैं, और अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता भी होती है। तो बाउंड्रीज कैसे सेट हो, जो सर ने शुरू में कहा था, साइको एजुकेशन, और वो भी आपने जिसको इंक्लूड किया, स्कूल, वहां से जब साइको एजुकेशन आती है, और पेरेंट्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन से बच्चे नहीं सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं इमिटेशन से। इमिटेशन से, जी। तो वो जो बाउंड्रीज वहां से बन के चलती हैं, तो फिर समाज का स्वरूप अच्छा होता है। जी वरना कहीं ना किसी तरह की दिक्कतें आती हैं। जी, थैंक बहुत यू। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बताई कि बाउंड्री में रहना, ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा गहना है। कहते हैं मेकअप तो हम करते हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे चीजों को पहनते हैं, धारण करते हैं, लेकिन क्या पहनना है वो भी एक बहुत मायने रखता है। तो पहनना मीन्स धारण करना, धारण करना मीन्स की कैरेक्टर्स, यानी कि चरित्र, या कहें कि टेम्परामेंट, इसका बहुत बड़ा रोल है आज के समाज में। तनुजा जी कुछ कहना चाहती हैं? तनुजा शर्मा, हाँ, आप अनम्यूट कर लें और अनम्यूट करके पूछें, फिर मैं पारुल जी के पास आऊंगी। पारुल जी क्या कहना चाहेंगे? फिर प्रोफेसर रामजी लाल भी ने भी हाथ रेज किया है, लेकिन तनुजा जी आप क्या कहना चाहती हैं? यस, अनम्यूट करें अपने आप को। Hello. जी। Good evening, Dr. Anjali and everybody, including यस the panelists. And thank you जी so much, Dr. Anjali, for giving me this opportunity. I could join the session a little late, यस लेकिन ज्वाइन करने के बाद डिस्कशन में जो चीजें आ रही थी, आई थॉट आई कैन शेयर दिस पर्सपेक्टिव। मेरी ऑब्जर्वेशन जो 26 साल में अभी रही है रीसेंट चेंजेस के अंदर, एंड रिलेशनशिप जो टॉपिक है मेन, जैसे कुछ टॉपिक्स आए थे या डिस्कशंस में आया कि ओल्ड एज में पेरेंट्स भेज देते हैं, और गर्ल को क्या चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ मेन वी आर टॉकिंग अबाउट। मेरा ध्यान काफी टाइम से एक पॉइंट की तरफ है कि औरत को अगर हम बोलें, लेडीज जो है, घर की धुरी किसी भी फॉर्म में बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे प्ले। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मैं बहुत क्रिस्पली थोड़ा शेयर करूंगी, बहुत डिटेल में जाए बिना, फूड फॉर थॉट फॉर एवरीबॉडी नाउ। मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि टाइम चेंजेस है, सब कुछ चेंजेस है, लेकिन जिन चीजों के बारे में हमें एजुकेट किया जाना चाहिए, वी आर not even sensitized about it. Number one, parenting. No one prepared us for parenting, how to be a parent or something. There's no education on that. Sorry. Researches हैं, but नहीं है, awareness नहीं है. Second,
aging. Men and women, when we are aging, we are going through biological, psychological, emotional changes. And इसमें important role आता है men. They are naturally less expressive, right? And they express in different ways. जो different health factors में भी जैसे heart diseases में convert होता है. Now coming to the very important part, which I want to share, women Right. above 50, example. Yes. They're going through menopause, all this thing, and including other factors, physical ailments, emotional ailments, their tantrums, their irritability, all this thing. Without realizing, we don't educate. Menopause is a stage when women are getting so, I'm sorry to say, सास बहू का रिश्ता शायद नाम से बदनाम है. I have got several cases where single women who are either unmarried, single by choice, divorcee, widowed, whatever, if living with the mother, I'm sorry, mothers have made hell. Unmute आपकी वॉइस चली गई है. Oh, I'm अनम्यूट so कर लें. sorry. अनम्यूट कर लें. Yes. I'm not sure how much you're able to hear. नहीं I ये was talking सुना about सुना. women. That Yes. was audible, right? Yes. Yes. डिवोर्सी सिंगल फीमेल Yes. उसके बाद. So what I was talking about, all these women, I have got cases, several cases, where their own mothers have made their lives hell. So if we look into it, it's not about, that is my perspective for observation for everyone to look into further, a different dimension. This is not about Saas Bahu anymore. It is more about how an individual or a woman is feeling. Yes. I have seen cases where their own mothers have made hell of their own daughters' lives. Yes. Yes. So what I'm talking about here is सिर्फ रिश्ता बदनाम है, because married girl is away, वो दूर के ढोल सुहावने वाली जो बात होती है, they're coming like a guest or something like that, तो आंखों का तारा हो जाते हैं. लेकिन when they live together, I'm sorry. So what I'm bringing in light is, women, if they don't take care of their own health, emotional, physical, and especially menopause, I'm bringing light, if people are not sensitized, 40, I mean 30 onwards, the most, I think so many people talking in Please between. बंद कर लीजिए. वॉइस ऑफ कर लो ना. Stop. म्यूट करें. म्यूट करें. Please. म्यूट कर मेरा लें. सबमिशन ये है, I would like to submit कि this sensitization should be there and people should be educated about aging, and I'm going to take it up as a mission also further in my programs, because 30, 40, around this time is the most productive years of everybody's life. But you will notice, पेरेंट्स ने अपने बेटे का, बहू का, जो अभी हम बात कर रहे हैं, जीना हराम किया होगा किसी ना किसी फॉर्म में, उनका रिलेशन स्पॉइल होता रहता है. तो एनर्जी उनको अपना रिलेशन बिल्ड करने में लगानी चाहिए. वो माँ बाप का कलेश चल रहा है, सास बहू का कलेश चल रहा है, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ इस वक्त, सो दैट एवरीबॉडी कुड रियली कनेक्ट विद दैट. वो एनर्जी डिप्लीट हो रही है. मेन हु आर वर्किंग और विमेन हु आर वर्किंग, एनर्जी प्रोडक्टिविटी में लगना चाहिए. बट बीच में ये सारी चीजें, बिकॉज वो घर पे मदर इन लॉ बैठी हैं या कुछ किसी के टैंट्रम्स हैं एज रिलेटेड. पहले आप देखिएगा, पंचायत के वहां पे कुछ जगह होती थी, पेड़ों के नीचे लोग ताश खेलते थे या कुछ बुजुर्ग लोग बैठते थे, उनका एक सोशलाइजेशन हो जाता था. आफ्टर रिटायरमेंट, पीपल एट होम, वेरी फ्यू हु आर वेरी एक्टिव, अदरवाइज साइकोलॉजिकल अपने आप को समझ के बैठ जाते हैं कि वो टीवी के आगे बैठे हुए हैं, इनएक्टिव बैठे हुए हैं, देयर इज नो नीड ऑफ सोशलाइजेशन. और अगर किसी को कमाने की वो जरूरत नहीं है, पेंशन आ रही है, सॉरी आई फील दे बिकम हैंडीकैप. कुछ करना नहीं है, कोई सोशलाइजेशन नहीं है, एंड they become so obsessed with themselves कि everybody else is wrong in the house, and पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है. जी. तो मेरा ये सबमिशन है, प्लीज, आई थिंक the aging population have to be sensitized, educated how to take care of themselves first, so that it don't pile on others' lives, जहाँ पे most productive years हैं of younger generations and in terms of family environment. This is my submission and I end there, and thank you so much for allowing me for this briefly, though. I mean, I'm sorry I don't get into the detail. I know everybody else is waiting. So thank you so much. Yes, thank you, Dr. Tanuja, that you have shared you gave your contributions in this platform today. And many things you have told, really, it is true.
बट हाउ फॉर वी आर गोइंग टू अप्लाई, कैसे हम अपने अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं और कैसे लोग उससे इन सारे टॉक से सीख पाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि उनकी परसेप्शन क्या है और उनका एटीट्यूड क्या है, हमारे अपने लिए कैसा है और जी, हमारे दूसरों के लिए कैसा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। डॉक्टर पारुल बहुत समय से हाथ रेस कर रहे हैं, तो डॉक्टर पारुल आप क्या पूछना चाहते हैं, और फिर हम इकराम के पास, मिस्टर अली मोहम्मद के पास हम पहुंचेंगे। तो डॉक्टर पारुल आप क्या पूछना चाहते हैं, 1 मिनट के लिए। और डॉक्टर किरण, किरण जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो अच्छा सुन रहे हैं लोगों अच्छा को। अच्छा, हाँ पारुल, डॉक्टर पारुल आप क्या पूछना चाहते हैं? फिर मैं। Thank you so much, Anjali ma'am, and it जी, was very interacting and very enlightening session. और थैंक यू। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, इवन दो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी मुझे कुमुद मैम से, सर से और किरण मैम से मिल गया। बट मैं थोड़ा सा एक ओपिनियन कह सकते हैं या एक क्वेश्चन कह सकते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि एज मैं ड्रग डिस्कवरी फील्ड में काम कर रही हूँ लास्ट 9 to 10 ईयर्स से, रिसर्च फील्ड में, जी। तो मुझे लगता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट अभी मैंने रिसेंटली मैं साइकोलॉजी में एंटर हुई हूँ, तो मुझे पता चला है कि साइकोलॉजी के कितने सेंटर्स हैं, कितने काउंसलिंग सेंटर्स हैं, कहाँ स्कूल में अवेलेबल है, बट इन ऑर्डिनरी पर्सन वो अवेयर ही नहीं है। मतलब जैसे चाहे हम चिल्ड्रंस की बात करें, चाहे हम उन कपल्स की बात करें जो मैरिज में एंटर होने जा रहे हैं, चाहे हम ओल्ड एज के पीपल की बात करें, उनको उस चीज क्योंकि सही चीज ही सही होती है। प्रोस्पेक्टिव, अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से बात कहना इज अ डिफरेंट थिंग। कोई बात एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से सही हो सकती है, वो दूसरा उसको नकार सकता है और वो दूसरे के हिसाब से सही हो सकती है, बट सही चीज अगर हम उसको पॉइंट आउट करें तो सही ही सही होता है, अगर हम प्रोस्पेक्टिव को साइड करें तो लोगों को पता ही नहीं है, छोटे बच्चों को शायद अभी पता ही नहीं है कि उनको अपनी एज में किस तरीके से मेंटल हेल्थ का सामना करना है, किस तरीके से चीजों को टैकल करना है। कपल्स को पता ही नहीं है बिफोर मैरिज कि वो जिस रिलेशनशिप में एंटर करने जा रहे हैं, व्हाट आर देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स ईच अदर, और क्या ड्यूटीज हैं उनकी इन लॉज के लिए, और शायद इन लॉज को भी उतना बेटर, इन आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ ओनली। इन लॉज को पता ही नहीं है कि उनको जो नई बहू आई है उसको कैसे टैकल करना है। मतलब कुछ लोगों को पता है, उनके घर का इन्वायरमेंट ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं कि उनको उस सिचुएशन में जब वो पड़े हैं तो उसको टैकल करने का तरीका पता ही नहीं है, वो साइको एजुकेट नहीं है, वो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आज ही मैम देखा है नूर मंजिल में, कि एक हस्बैंड कंप्लेंट कर रहे थे अपनी वाइफ के लिए, and wife was suffering with severe depression. When we checked the depression, it was very severe. So वो कंप्लेन कर रहे थे कि बच्चों के लिए कुछ नहीं करती है, सुबह खाना तक नहीं बना पाती है, और मतलब ही वॉज थिंकिंग वो डेलिबरेटली करना नहीं चाहती है और आर्ग्यूमेंट्स करती है, बट उन्हें पता ही नहीं है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है। कि वो जब से उस बच्चे को कंसीव किया होगा और बच्चे को जन्म देने के बाद तक वो क्या चेंजेस आ रहे होंगे कि वो डेलिबरेटली नहीं करना चाह रही है या उससे हो ही नहीं रहा है। तो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से इस नॉलेज को लेना है। आई थिंक द कोटेशन विच आई मेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहीं स्कूल से लेके मुझे लगता है हर जगह इस साइको एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत नेसेसरी है। मतलब जैसे बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बच्चे बाकी नॉलेज मोबाइल से और अपने आप से चीजों का जानने लगे हैं, उसी तरह से जब बचपन से पता होगा, ये बताया जाएगा कि आपको चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक और उसके बाद रिलेशंस में जाने के बाद ओल्ड एज तक लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ध्यान में रखते हुए अच्छा रखना है और सामने वाले की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा माइलस्टोन हो सकता है, क्योंकि सारे केसेस कुछ हैपनिंग के बाद ही आते हैं, बट प्रिवेंशन पे फोकस बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए अगर कोई मतलब मैं चाहती हूँ जो डिग्नेटरीज हैं यहाँ पर, या कुछ इस तरीके का, मुझे लगता है कि कोई रूल रेगुलेशन, कोई एजुकेशन में कोई अमेंडमेंट, जो रूल्स हैं ऐसा होना चाहिए कि लोगों को वो आर्ट ऑफ लिविंग पता तो चले। बिल्कुल सही है डॉक्टर पारुल। तभी कहा जाता है कि मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग, कहते हैं स्किल्स, बच्चे को लेना कैसे लिया जाता है उसकी भी एक कुशलता होती है। कोई ऐसे करके ऐसे लेता है, कोई ऐसे लेता है, कोई यूं करके यूं लेता है, कोई पीछे बांध के लेता है,
और कभी कभी बच्चे गोद से गिर जाते हैं, माँ को पता भी नहीं चलता है। बाइक में माँ गोद में लिए हुए थी बच्चे को, और वो पहुंच गई जहां पहुंचना था और बच्चा उसकी गोद में नहीं था। ये लेने यस के मैम, तरीके, हम सारे सब्जेक्ट्स है ना? पढ़ते रहते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, बट जो एक सब्जेक्ट मेन है वो जो आर्ट ऑफ लिविंग है, हमें बचपन से लेके बड़े होने तक अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, और साथ में अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना है। बिल्कुल तो सही उस बात है। पर तो फोकस कभी बिल्कुल नहीं हो आगे पाता है बढ़ते हमारा। हैं। बिल्कुल बहुत सही बात है डॉक्टर पारुल। समय करीब आता जा रहा है और हम डॉक्टर शैली ने क्वेश्चन हाथ रेस किया हुआ है, कुमुजू ने भी हाथ है, और प्रोफेसर रामजी लाल ने भी हाथ रेस किया, और मोहम्मद इकराम टिकरान जी ने हाथ रेस किया नहीं किया है। अच्छा, तो डॉक्टर शैली आप क्या कहना चाहेंगे, फिर हम डॉक्टर मोहम्मद टिकरान जी से बात करेंगे। जी डॉक्टर। Well, a very good evening to one and all present. Well, I've been a part of it for the first time, और at present मैं गुजरात में हूँ. What ओके, I've seen as in when we कैन यू counsel कम ऑन द people, वीडियो इफ यू आर लाइक well, I'm not in a very sure, great this sure. thing, Okay, so no that's why problem. I would not. I Thank think you. it is Thank you. fine now. So when Thank we you. counsel people, specifically when we talk about the females of the Gen Z, even if not the Gen Z, they are the millennials. ये 2000 के बाद का जो generation है, the 90s to the Gen X too. So when we deal with them, then the thing which comes out, or which actually I have seen is जो अभी जो new feminism है, I'm not going into cliched version of feminism, पर ये Right. जो नया चीज है कि as if so two things I would like to highlight over here. One is the cephalic equality. I think Yes. Soumya ma'am talked about this. Yes. So if we want to have it in a word, so it is cephalic equality. Don't think आप तुम ऐसा कर सकती हो कि मैं नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती. अरे ठीक है, it is your role if you want to play it the way. It's up to you. अब आपको हैंडल करना है, आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो आप देखिए. अभी ये बेकार की नहीं, इक्वालिटी का ये है. तो आई बिलीव इन द सिफालिक इक्वालिटी. सिफालिकली हम इक्वल है, दैट इज व्हाट इट इज. सेकेंड थिंग, ये जो मैंने देखा कि ये टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड विच इज देयर, हम सब जानते हैं कि अटैचमेंट बॉन्डेज है, आइंसवर्थ है, अनबोल भी है, बट नो, दिस इज इन द कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव. अगर हम उसको लें, इस दोनों चीजों को लें, सिफेलिक इक्वालिटी और अटैचमेंट बॉन्डेज, जो फीमेल्स के साथ मैंने पर्टिकुलरली देखा, वेदर दे आर मैरिड और नॉट. तो बट what comes is, what actually I have seen, what I've gathered is, ये वाली पार्ट होती है, अटैचमेंट बॉन्डेज चेंज हुआ है. बोल्बी ने थियरी दी, आइंसवर्थ ने दी. मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कहीं से नहीं कह रही हूँ कि नहीं वो निगेट होती है, बिल्कुल नहीं होती है. मगर जो चीज आती है वो ये है इन कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव. तो अगर अटैचमेंट बॉन्डेज है, पेरेंटिंग है, तो उसके साथ क्या आया है? डिजिटल पेरेंटिंग. अगर पेरेंटिंग है तो उसके साथ आया है डिजिटल चाइल्डहुड. तो द वेरिएबल विच हैज एंटर्ड आवर इकोसिस्टम, अगर हम ब्रोफन ब्रेनर को भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो ब्रोफन ब्रेनर ने तो फिर जो भी उन्होंने कहा, तो उसके साथ वेरिएबल डिजिटल नहीं था, उसके साथ वेरिएबल उस वक्त इंटरनेट नहीं था. सो वी हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. तो दो चीजें कि जो चीजें बदली, एक्सेप्ट करिए. ये जनरेशनल शॉक, मेरे रिसर्च स्कॉलर इज वर्किंग ऑन दिस पार्ट, तो ये जनरेशनल शॉक है, तो उसको कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव में लीजिए. थियरीज को रखिए, पर कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव में रीडिफाइन करिए. देन आई थिंक वी आर गोइंग टू अचीव थिंग्स. थैंक यू. आई जस्ट वांटेड टू से दैट. डॉक्टर शैली बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया. ऑफ कोर्स कि हमारे डिजिटल जो हमारा एक एरा एंटर हुआ है उसको हमें कंसीडर करना है. अच्छा मोहम्मद तिकरान, आप कुछ पूछना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम एक एक सभी से टेक अवेज के लिए किरण जी को और प्रोफेसर रामजी लाल को, सौम्या जी को और कुमो जी को बोलेंगे कि वो क्या लेकर जाएं. तो एक एक पॉइंट सभी को लास्ट में बताना है. उससे पहले आप मोहम्मद जी टिकरान जी, आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Ma'am, I am really finding myself lucky enough to have interaction with such learned people. Yes. But my suggestion is that we all human beings are suffering. All human beings, we all human beings are suffering because of our mind. Yes. हम मनमानी करने के लिए इतने आतुर हुए हैं आज के दौर में कि हमें जिसने बनाया या हमें क्यों बनाया गया, इस बात को सोचने के लिए कोई तैयार नहीं.
ब्रेन को, माइंड को, नॉलेज को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि हमारा क्रिएटर ने कोई पर्पज रखा था बनाने के पीछे, उस चीज को बिल्कुल भूला जा रहा है। men and women, we take relationship, God has given us gender roles, but we are not ready to accept it. This is the problem, especially with the male and women relationships. The more we are educated, the more we are becoming knowledgeable, we are forgetting our traditions, we are forgetting our age-old rules and regulations governing our societies. The present effect of Western education and Western philosophy on our culture has amplified our problems manifold. जी What I will suggest that this our brains should be restricted to the nature laws. That is what I conclude. तो आप सौम्या जी क्या कहना चाहेंगी? आपने जो अपनी बात रखी, तो सौम्या पांडे जी आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जरूर। हाँ मैम, थैंक यू जी हाँ मैम, थैंक यू, आपने मुझे आप साहब के बाद ही बुला लिया। गॉड हैज नॉट गिवन अस एनी जेंडर रोल्स, इट इज वेरी क्लियर। ईश्वर ने कोई जेंडर रोल्स नहीं बनाए हैं। ईश्वर ने बायोलॉजिकल और सेक्सुअल रोल बनाए हैं कि हाँ, जो संतान उत्पत्ति है वो औरत के माध्यम से होती है। उसके अलावा बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है जो पुरुष ना कर सके या महिला ना कर सके, पुरुष कर सके, इस टाइप की स्थिति नहीं है। जेंडर इज अ मैन मेड कॉन्सेप्ट, और चूंकि ये मैन मेड कॉन्सेप्ट है और इतना ज्यादा जोर जेंडर के नाम पर, औरत के जेंडर पर दिया जाता है, तो जरूरी है, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क यही कहूंगी कि अगर हम रिलेशनशिप में एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं, देन वी मस्ट इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ऑफ यंगर माइंड कि वो इस बात को समझ सकें। देयर आर नो जेंडर रोल्स, दे माइट बी अ बायोलॉजिकल रोल, बट जेंडर रोल्स नहीं होते हैं। ये पूरा जो खाका है, जो पूरी हम बहस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जेंडर रोल्स से ही उपजी हुई बहस है कि एक जेंडर के रोल्स बता दिए और दूसरा जेंडर, बेसिकली दूसरे जेंडर के भी रोल बताए हुए हैं। पुरुष को भी कम पागल नहीं बनाया गया जेंडर रोल्स के नाम पे। तो मेरा टेक अवे मैं यही देना चाहूंगी कि साइकोलॉजिकली हमको बच्चों को बचपन से इनेबल करना होगा कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, रिलेशनशिप में हम आपस में एक दूसरे को इंसान के तौर पे कैसे समझें, और एक दूसरे के व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, विवाह के या किसी भी संबंध के जो सामरिक आकांक्षाएं होती हैं, जो कंबाइंड एम्बिशंस होती हैं, उसमें स्पेस जरूर दिया जाए, तभी वो रिलेशन आगे जा पाएगा। मेरा यही इस पूरे डिस्कशन से टेक अवे है और मैसेज है। थैंक यू मैम। थैंक यू सौम्या जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जेंडर के रोल असाइन नहीं होते हैं। और दूसरा है कि जो भी हमें एक लड़का है या लड़की है, उसके साथ जो इक्वलिटी की बात है, वो इक्वलिटी रखने के साथ अगर हम रेस्पेक्टफुली हम एक दूसरे के साथ स्पेस देते हैं, तो हम बेहतर एडजस्टमेंट एंड कोपिंग एबिलिटी हम डेवलप कर पाते हैं। तो सौम्या जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम किरण जी के पास आते हैं। किरण जी, जी आप क्या टेक अवेज देना चाहिए हमारे श्रोतागणों को कि जो लेकर यहाँ से जाए हमारे युवा और युवतियां, उनकी जिंदगी में दुख ना आए, संकट ना आए, यानी रिलेशनशिप से वो डाइवर्सिफाई ना हो, सेपरेशन ना हो, डिवोर्स ना हो, उससे अपने आप को कैसे बचा पाए? उसके लिए आप क्या अच्छा मैसेज है। चाहिए? देखिए, ये तो इंडिविजुअल है। जैसा अभी तक इतनी चर्चा पर चर्चा इसी बात की हुई कि उसमें स्पेस नहीं है, उनका रिस्पेक्ट अगर करें तो के अंदर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके की जो बातें थी, और अभी जो सौम्या ने बताया कि वो हमारी ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है, स्त्री पुरुष दोनों उसी की संरचना है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और सोसाइटी में परिवार न टूटे इसलिए एक दूसरे की कुछ बातें जो है दोनों को समझना पड़ेगा, स्त्री और पुरुष, जो हस्बैंड वाइफ, या जैसा अभी बताया कि वो
वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, तो वो भी नया ऐसा चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस है सोसाइटी में। सोसाइटी हमेशा डेवलपमेंट की तरफ जाती है, और हमें इतने जो मैंने देखा, हमें लग रहा है कि मैं जब थी उससे अब तक बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अगर वृद्धाश्रम भी बना है तो उनका भी एक कम्युनिटी बनी है, वो आपस में अपनी बातें शेयर कर रहे होंगे, शेयर करते हैं। और जब उनकी बात की, जो बच्चों के साथ नहीं रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, तो वो माँ बाप भी नहीं जाना चाहते। एक मेच्योरिटी पे माँ बाप भी बच्चों के साथ उतना फ्री नहीं होते। और वो अगर वृद्धाश्रम में गए हैं, या वृद्धाश्रम तो कोई ऐसी खैरात है नहीं कि जहाँ कोई भी जाके बैठ जाएगा, वहां भी इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग होगा वही जाएगा, और वहाँ फैसिलिटेट करते हैं। वहां भी उनकी अपनी कम्युनिटी बनती है। तो ये कम्युनिटी जो बनेगी, वो कम्युनिटी से एक दूसरे की बातें जो शेयर करेंगे, जो उनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, उनके अंदर जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, वो कम होगा। और लोगों को परिवार में, रिश्तेदारियों में अपना संबंध बनाए रखेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, ये लड़ाइयाँ कम होंगी, बेहतर समाज बनेगा। हमारी समझ से तो ऐसा ही है कि रिश्तों को बनाए रखें और मेल जोल बनाए रखें। तो और दोनों तरफ से, अगर परिवार की ही बात इतनी देर तक चली है, तो लड़की लड़के लड़के लड़कियों की दोनों की फैमिली से अगर रिलेशन अच्छे रहेंगे, और अच्छे अगर नहीं है, तो दोनों को समझाना पड़ेगा। इसके लिए किसी तीसरा कोई नहीं आएगा। परिवार या रिश्तेदारियों की जो बातें होती हैं, आपस में बात उनकी सुनेंगे और समझाएंगे, तो समझ भी जाते हैं। तो हमारी समझ से ये कम्युनिटी या एक दूसरे की बातें, जो संवाद है, संवाद बनाए रखना चाहिए, जिससे ये टूटन नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि कैसे हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। और ओल्ड एज होम में मैंने विजिट किया है, और विजिट किया है तो कुछ तो अपने आप अपने मन से गए हैं कि ताकि उन्हें फ्रीडम मिल सके, उनको स्पेस मिल सके और शेयरिंग कर सके, बजाय कि एक अकेले घर पे रह करके, जिनके बच्चे विदेश में हैं और वो अकेले उस घर पे रह रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी है, और कुछ वाकई मजबूरियों में गए हैं। तो अपनी साइकोलॉजी और अपने साथ साथ कैसे बेहतर तरीके से जिंदगी उनको प्रोवाइड कर सके, और अपनी जिंदगी भी बेहतर तरीके से बनाए रखें। तो सृष्टि मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, किरण मैम। एंड सृष्टि श्रीवास्तव, जो प्रोफेसर सृष्टि श्रीवास्तव नवयुग कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं, साइकोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हैं। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, और मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि एक मिनट के लिए आप कुछ कह के जाएं, क्योंकि टाइम हमारा 9:30 से ओवर हो चुका है। तो अगर आप हमसे जुड़ी हुई हैं, तो कुछ अगर आप कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं। फिर बाइंड अप करते हुए हम प्रोफेसर रामजी लाल को बोलने के लिए लास्ट में टेक अवे के लिए बोलेंगे। प्रोफेसर सृष्टि श्रीवास्तव जी, शायद वो जुड़े हुए हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। हम सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, और कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया। और इस टेक अवेज के साथ प्रोफेसर रामजी लाल और कुमुद जी को एक एक मिनट का जरूर हम मौका दे रहे हैं। प्रोफेसर रामजी लाल, शायद वो भी हमारे से। सर इज नॉट हियर, सर इज नॉट हियर। कुमुद सो जी आई आप। विल टेक द चांस। हाँ जी, हाँ, आप लास्ट तो में। मैंने पहले जैसे कहा था, वही इक्वेशन मैंने अभी चैट बॉक्स में भी डाला है। जी। वो इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, और मैंने भी इस तरह के कई विजिट किए हैं। तो जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि ओल्ड एज की होम में कम्युनिटी, सो वी कैन कॉल इज रिटायर्ड वीमेन, रिटायर्ड पीपल क्लब और ओल्ड एज क्लब। वहां पर ऐसी चीजें होती हैं, यस इट इज ट्रू। और बैलेंस, टेक अवे में बैलेंस है, बैलेंस। बैलेंस ही इम्पोर्टेंट है। और बैलेंस कैसे आएगा? बाउंड्रीज से आएगा, साइको एजुकेशन से आएगा, पेरेंटिंग के सेशंस होंगे। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं, यंग पेरेंट्स हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ उनके परिवार के कोई बड़े लोग भी नहीं रहे हैं, तो उन्हें नहीं समझ होती, नहीं पता चल पाता है। और कई बार लोग सोचते हैं, अरे हमें कोई पेरेंटिंग क्या सिखाएगा। तो ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग के कुछ इश्यूज होते हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड अलग होता है, उसमें हम एक न्यूट्रल वे में बात करते हैं। और एक बार हमारे अजय सर, हमारे सीनियर, उन्होंने ये कहा था, मेरे एक सेशन में ही कहा था कि कुंडली बाद में मिलवाओ, पहले लोग जिनकी शादी हो रही है उनको साइकोलॉजिस्ट से मिलवा दो।
तो कहीं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें जो सारे इश्यूज हैं आते कहाँ से हैं? क्योंकि हमारे मेरे लिए एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आई एम्फसाइज ऑन मेंटल हेल्थ मोर देन रादर फिजिकल हेल्थ। अंजलि, यू विल एग्री विद दिस। जी तो क्यों? PIS, जी साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छी तरह जी जानते हैं, उस पर बहुत जी काम करते हैं, जी बट बहुत कम लोग अवेयर हैं। साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम, यस इट इज देयर। साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम होता है दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज नॉट अ स्टिमुलस फॉर मी। आज का दिन अच्छा नहीं था, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट इट गो। यस ये वाली जो चीजें है, रेजिलियंस जो एक टूल है। तो साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम PIS इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसे समझना होगा, अपनाना होगा, और जिनके पास है वो उसको स्ट्रेंथन भी करें। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा, बहुत उसके बहुत साथ में शुक्रिया। सोसाइटी का एक वो रूप आएगा जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वेरी नाइस, कहते हैं Thank इमोशनल you very much. क्वोशिएंट, I'm इमोशनल a रेजिलियंस। community psychologist as well as school psychologist, so I am here. सौम्या जी, आपके कोई केस हो आप मुझे रेफर कर सकते हैं, तो बिल्कुल, हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे। जरूर जरूर जरूर। तो बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी बातें, जी जी इंटरेक्शंस बहुत अच्छा था। जो सो गुड सिस्टर, अंजलि। हाँ, एंड अप करते हुए हम सिस्टी मैम हमारे बीच में आ गई हैं, तो हम सिस्टी मैम आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत कि आप शुरू से जुड़ी हुई हैं। और आप क्या कहना चाहेंगी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हम लगातार जुड़े हुए हैं, जी लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अंजलि जी आपसे कि आप हमें कहेंगी। हम सोचे आप किसी और दिन के लिए कह रही हैं। तो हम जी देख रहे, मेरा हुलिया देख रही पहले। हाँ एनीवे, आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के विचार सुनने को मिले। जी हम यही कहेंगे कि रिलेशनशिप मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। जी उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें नर्चर करना चाहिए, और बहुत बहुत हद तक प्रयास करना चाहिए कि रिश्तों में दरार ना आए, टूटे ना। इसके लिए पेशेंस जरूरी है। इसके लिए शायद हो सकता है कभी आपको अपना मन मारना पड़े, लेकिन मन, अगले का मन तोड़ने और रिश्ता तोड़ने से कहीं बेहतर है कि आप अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़े से अपने एंगर को मैनेज कर लें। और ये जो खूबसूरत गिफ्ट ईश्वर ने हमें दी है, चाहे वो पति पत्नी की हो, पेरेंट्स की और बच्चों की हो, दोस्तों की हो, कलीग्स की हो, प्रोफेशनल्स की हो, प्लीज उसे बैलेंस करके रखें, क्योंकि ये रिश्ते दोबारा मिलना असंभव है, और इसलिए इन्हें खोने ना दें। बहुत बहुत ही बेहतरीन उपहार हैं, तो इन्हें सजो के रखें, संभाल के रखें, तभी आप यू विल गेट रियल हैप्पीनेस। दिस इज माय व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। तो ऐसे तो बहुत कुछ है कहने को, तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि एग्रेशन, जो एग्रेसिव एटीट्यूड जो आजकल है, उससे फ्रस्ट्रेशन जो है वो, उससे अपने आप को कैसे हार्मोनाइज करें, कैसे बैलेंस बनाकर रखें, थोड़े से मॉरल वैल्यूज को अपने साथ रखेंगे, और कहते हैं ग्रेटिट्यूड पे करते रहेंगे। जो भी हमें मिला है वो बहुत अच्छा ईश्वर ने दिया है, और उसको अप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट करें, और ओवरकम करें सारे चैलेंजेस को, और आगे मूव ऑन करें ग्रोथ माइंडसेट के साथ, क्लोज माइंडसेट के साथ नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं हमारे श्रोतागणों में, जिसमें कि हमारी बस्ती के जो शैलन शुक्ला जी हैं, डॉक्टर पारुल हैं, विक्रांत हैं, आईफोन वीरेंद्र जी, सन्याल जी हैं, सैयद अली जी हैं, और साथ ही साथ आप सभी हमारे जो स्पीकर्स हैं, बहुत ही डिग्नेटरीज, कहते हैं विशेष डिग्नेटरीज, किरण यादव जी मैम आपको, सौम्या जी, प्रोफेसर रामजी लाल कुमुद जी, और डॉक्टर नसरीम, और डॉक्टर शैली, और बहुत सारे और भी हमारे श्रोतागण, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और आगे मैं भी एक रिलेशनशिप पे काम कर रही हूँ, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, टेरो रीडर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। कोई ऐसा केस आता है, और साथ ही साथ मैं 15 और 16 नवंबर को एक ऑफलाइन रिट्रीट कर रही हूँ रिलेशनशिप पे, आस्था हेल्थ रिसोर्ट में। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे केस है तो वो रजिस्टर करा सकते हैं, और ऑफलाइन रिट्रीट ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शब्बा खैर, गुड नाइट, विश यू ऑल द गुड बेस्ट। नाइट, गुड नाइट मैम, गुड थैंक नाइट। यू सो मच मैम। Thank you so much, Dr. Anjali. Would love if you could थैंक share यू the मैम, details थैंक यू of मैम। your program. जी Thank you.
थैंक यू Thank you, ma'am, very much. Thank you, everyone. Thank you, Bye Kumudji, bye, for everyone. Thank you, sharing. ma'am. जी जी Take बहुत care बहुत of you, your ma'am. mental ma'am, for health. Thank you, inviting. ma'am. Thank you. थैंक यू थैंक यू Thank you Thank so you. much. It was a Thank you, wonderful Kumudji, for platform. sharing. बहुत बहुत शुक्रिया और आगे हम आते रहेंगे और हमारे साथ ऐसे ही स्पीकर्स हमारे साथ आते रहेंगे। सौम्या जी, किरण जी ने तो एक बार कुमुद जी से एक बार, और प्रोफेसर रामलीला ने जैसे ही मैंने कहा तुरंत यस कहा, जबकि कितना बिजी है। और यस कहो, देखिए 2 आवर्स होने जा रहे हैं और बराबर हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोग जुड़े हैं, तो आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर विद अस। थैंक यू सो मच। चलिए, गुड नाइट। thank you, Anjali Thank you, madam, everyone. for such nice anchoring of yours, and we look forward to meet again. Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नमस्कार।